अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ। अभी प्रोग्राम से पहले हमारा क्रू जो है वो उनके कैजुअल स्टाइल से बड़ा मतलब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, उनकी गुफ्तगू से भी। बहुत रिक्वेस्ट के बाद आए हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक एस्टैब्लिश क्राइम रिपोर्टर हैं और रिसेंटली उनके एक इंटरव्यू की वजह से काफ़ी तनकीद के निशाना भी बने थे एस्टैब्लिश गवर्नमेंट की तरफ से। अहमद फ़राज साहब हैं, 91 से माशाल्लाह क्राइम रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं। लाहौर पे ख़ास तौर पे बहुत तगड़ी ग्रिप है, बट पंजाब सिंध एरिया में जनरली उन्होंने कवरेज किया है। वैसे बीए जर्नलिज्म है, मास्टर्स भी किया हुआ उन्होंने मैस कॉम में, लेकिन शुरू से ही एक किस्म के वो क्राइम रिपोर्टिंग में ही वो अब रहे हैं। चूँकि पाकिस्तान थोड़ी सी अब पुलिस स्टेट बन गई है, तो पुलिस को और पुलिस जिनके खिलाफ कार्रवाई करती है उनको बेहतर समझने वाले अहमद फ़राज साहब, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप बड़ी मुश्किलों से आए हैं, जी, बहुत शुक्रिया आपका बड़ी बुलाने के लिए। रिक्वेस्ट के बाद। आपका बड़ा कैजुअल अंदाज है, बड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड बातों को आप बड़े सिंप्लीफाइड अल्फाज के साथ, जो आम फहम अल्फाज होते हैं, आप समझा देते हैं। सर, सीसीडी की फॉर्मेशन के बाद से एक तस्वुर फैला है मार्केट के अंदर कि जुर्म ख़त्म हो गया, और पता नहीं कितने कितने परसेंट के फिगर्स कोट होते हैं खबरों के ऊपर कि इतने परसेंट जो है वायलेंट क्राइम गिर गया, इतने परसेंट डकैती गिर गई, इतने परसेंट फलाना गिर गया। सर वाकई में पंजाब के अंदर क्राइम ख़त्म हो गया? बहुत शुक्रिया मानुल्लाह साहब, आपने मुझे दावत दी इस बड़े हसास टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि जी क्राइम जो है वो कम हुआ है, तो बिल्कुल मैं आपसे इत्तफाक करूँगा। आपकी रिसर्च जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्राइम कम हुआ है। देखिए, क्राइम होता है दो किस्म का। एक होता है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें डिकॉइटी, चोरी, कार स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम और मोबाइल छीना स्नैचिंग झपटी, वगैरह, जी मोबाइल बिल्कुल। वगैरह, ये आता है। एक होता है क्राइम अगेंस्ट पर्सन, जिसमें ख़ास तौर पे किडनैपिंग फॉर रैंसम, किडनैपिंग, रेप, मर्डर, अटेम्प्ट मर्डर, ये आता है। तो इन दोनों में डेंट लगा ज़रूर है, और इसका क्रेडिट बिल्कुल सीसीडी को जाता है। सीसीडी ने अपने एक मखसूस तरीके के साथ, अपने एक मखसूस स्टाइल के साथ, नया स्टाइल मैं तो कहूँगा, उससे उन्होंने इस क्राइम को, जो पंजाब में गालबन 70-80% क्राइम बहुत ज़्यादा था, उसको उन्होंने डेंट डाला है। और बिल्कुल आपने सही फरमाया, 30-40% जो है वो क्राइम कम हुआ है। देखिए, अभी देहातों में मवेशी चोरी वो होती है, आपको पता भी है, आपने भी खुद भी इस पे वर्क किया हुआ है। मवेशी चोरी जो है वो एक आम सा एक जी। क्राइम है जो ख़ास तौर पे देहातों में होता है। उसके बाद जेब तराशी देख लें आप, ये भी एक क्राइम है, नॉर्मल क्राइम है। रश में आपकी पैटी जेब क्राइम तराशी, जिसको जी कहते हैं। पैटिस क्राइम है। लेकिन मेन क्राइम जिसको हम डिकॉइटी कहते हैं, डिकॉइटी मर्डर कहते हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम कहते हैं, मेजर क्राइम्स। शूटर माफिया, जी जी। शूटर माफिया, एक्सटॉर्शन, वो तकरीबन तकरीबन जो है वो उसको ख़त्म करने में कामयाब हो गई है सीसीडी, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान, जिनका ये विजन था। विजन तो खैर अगर देखा जाए तो ये सुहेल जफर चट्टा साहब का था विजन। तो आइडिया तो उन्हीं का था कि एक क्राइम डिपार्टमेंट बनाया जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्राइम किलर्स जो हैं उनको ख़त्म किया जाए। और वह वो साथ तक वो कामयाब हुए हैं, और आईजी पंजाब जो थे डॉक्टर उस्मान, उन्होंने उस पर पूरा मुकम्मल उनका साथ दिया है। और इस जो जो फोर्स बनी, इस पर उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। 15 मार्च को ये बनी थी, इसका ऑर्डर हुआ था, तो 30 अप्रैल को उन्होंने बाकायदा अपना काम शुरू किया था। अब आप देख लें कि 30 अप्रैल से लेके ये दिसंबर चल रहा है, 7-8 माह बनते हैं। अप्रैल से पहले का क्राइम देख लें और आज का क्राइम आप देख लें, मेरे ख्याल में इन 6 माह में डिकॉइटी मर्डर कोई नहीं हुआ। जो कम अज़ कम 1 माह में 1 या 2 ज़रूर हुआ करते थे। किडनैपिंग फॉर रैंसम कम अज़ कम 1-2 वाक़यात होते थे, वो नहीं हुए। एक्सटॉर्शन के, शूटर माफिया का देख लें आप, शूटर माफिया कहीं नज़र नहीं आ रही। सर आपने एक बड़ी एक मुनफरद सी बात की, आपने कहा कि एक नए अंदाज में ये सामने आया है। हालांकि आमतौर पर तस्वुर ये है कि ये एक रिपीट है 90s की, जो एक हार्ड ऑन क्राइम पॉलिसी थी जहाँ पे फ्री मैंडेट दिया गया था पुलिस को। डिफरेंट क्या है? पीआर डिफरेंट है इस बारी। वो जो वीडियोस आती हैं कि भाई फलाने आदमी ने फलानी खातून को हरास किया तो उसकी उंगली मुड़ गई, फलाने आदमी ने ऐसे गलत इशारा किया तो उसको उसके खास अज़ा में या नेफे में गोली लग गई, या फलाने आदमी को उसकी साथियों ने जब फायरिंग की तो वो, यानी ये जो कोडेड लैंग्वेज के अंदर आवाम से पहली बार कम्युनिकेट किया जा रहा है, ये यूनिक है, या वो जो एक्चुअल पुलिसिंग है वो यूनिक है? क्योंकि वो तो मुझे लगता है कि रिपीट है, वो तो नून लीग की बड़ी एक गुड गवर्नेंस की पॉलिसी के तहत जो चलता रहा है पहले भी, वो ही कुछ है। सो पीआर फर्क है या एक्चुअल को पॉलिसी में भी फर्क है? अमान अल्लाह साहब,
ये इस्तेलाह तो आपने सुनी होगी, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, जी बिल्कुल, ऐसा ही है ना। जी बिल्कुल सर। और ये जो आपने नेफे वाली बात की है ना, ये है घोड़ा फ्राई। लिहाजा अब मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा। इससे पहले जो प्रैक्टिस हो रही थी ना, यानी कि जो पुलिस मुकाबला हो रहा था, वो कहता जी फुल फ्राई मार दिया जी। जी हाफ फ्राई ये था कि जिसको जख्मी कर दिया, जी मतलब कि सर। मैक्सिमम अगर कोई चोर है, मोटरसाइकिल चोर है, वो चोरियों से बाज नहीं आता, तो उसकी दाईं टांग पे गोडे पे फायर मार दिया ताकि वो किक ही ना मारे। ये हाफ फ्राई हो गया। अब ये जो आपने बात की नेफे वाली, मैं इसको कहूँगा घोड़ा फ्राई। लिहाजा जो लोग ख़वातीन को तंग करते हैं, बिल्कुल सर। जो सरेआम ख़वातीन को हरासा करते हैं, जी बिल्कुल। वो अपना घोड़ा जो है ना काबू में रखें, वरना वो घोड़ा चल जाएगा। अब ये घोड़ा फ्राई क्या है? ये घोड़ा फ्राई वही है जो इस तरह आपने बताई है, नेफे में पिस्तौल चल जाना। ये नेफे में पिस्तौल जो चलती है, पिस्तौल का घोड़ा ही होता है ना। जी सर। तो वो जब घोड़ा चलता है तो फिर आप अपने घोड़े को काबू में रखें। अगर आप अपने घोड़े को काबू में नहीं रखेंगे तो फिर आप घोड़ा फ्राई हो जाएंगे। सर ये बात तो ठीक है, लेकिन एज ए सिविलियन मैं जब देखता हूँ, एज ए आम सिटीजन जब मैं देखता हूँ, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, हम एमेच्योर जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, दुनिया के ममालिक में और एक सिविलाइज माशरत के अंदर बड़ा ही बुरा समझा जाता है कि अगर एक्स्ट्रा जुडिशली पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी के अंदर जज जूरी एग्जीक्यूशनर बन जाए, चाहे वो फुल फ्राई अंडा निकाल रहे हो, हाफ फ्राई निकाल रहे हो, या घोड़ा फ्राई जो नई एक ऑप्शन आई है मार्केट में। यकीनन जो जराइम जो उनकी तरफ मंसूब की जाते हैं उन मुल्ज़िमान की तरफ, वो संगीन होते हैं, बट मुल्ज़िम से मुजरिम का सफ़र जो होता है वो आम तौर पे एक अदालती प्रोसेस के तहत मुतय्यन की जाता है। ये जो एटीट्यूड है पंजाब में, और एक मैं अगर एक अवाम की बात करूँ तो अवाम ने नेगेटिवली परसीव नहीं किया, अवाम खुश हुई है इन चीज़ों से। एक मखसूस तबका है, शायद वो पढ़े लिखे हैं या वो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं या वो कानून को एक और जावी से देखते हैं, बट एक आम आदमी जो है वो जनरली कह रहा है कि यार ठीक है यार, साड़ी ਧੀਆਂ ਨੂੰ कोई मतलब छेड़ता सी, बदतमीजियां करता सी बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ बदमाश ਸੀ साड़ा, पिंड कोई डकैतियां करता था लड़का, तो वो अब सीधा हो गया या वो कब्र में दाखिल हो गया। लेकिन सर ये एटीट्यूड एक अवाम के अंदर नॉर्मलाइज करना, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, किसी भी माशरे में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग या जिसे कहते हैं मावरा अदालत जी जो है, ये कत्ल जो होते हैं उसकी इजाज़त नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब ये है फिर अदालतें आप बंद कर दें। इसका मतलब तो यही है ना। जी अगर आपने खुद इंसाफ करना है तो फिर अदालतें बंद कर दें। तो मेरे ख्याल में मैंने जो अब एक इसमें जो मेरा एक तजिया है इसमें, मेरा ख्याल अब इनको आप मुबैना मुकाबलों का नाम मत दें आप। मेरा ख्याल ये ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस का है, इनको ऑपरेशंस का नाम देना चाहिए। तो पुलिस मुकाबले की जो इस्तिलाह है उसके पीछे छुपा जाता है जी। अब इनको ऑपरेशन कहना मैं बताता हूँ। देखिए, जो कानून है ना, कानून उसमें सेक्शन 99 क्या कहता है? उसमें सेक्शन 99 ये कहता है कि आपने जब किसी मुलजिम को पकड़ने के लिए जाना है तो आपने उसको उस हद तक जख्मी करना है कि उसकी हलाकत ना हो, ताकि आपके उसमें आ जाए, काबू में आ जाए, तो आपके काबू में आ जाए बस। लेकिन सेक्शन 100 के साथ क्या कहता है? वो कहता है कि जी आपने, जब आपको ये इस्तेमाल हो जाए कि मुलजिम आपकी जान ले लेगा, फिर आप जान ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन माजरत के साथ यहाँ पे सेक्शन 100 ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कौन करता है? पुलिस ही करती है ना। तो अब वो साबित किसने करना है कि आया उसने मजामत की थी या उसने पुलिस पर फायरिंग की थी या नहीं की थी? सर यहाँ तो बड़े नायाब केस भी हैं कि जहाँ पे मुलजिम के साथी जो डकैत होते हैं, परपोर्टेड या स्मगलर या क्रिमिनल जो भी होते हैं, उन्हीं की फायरिंग में, यानी प्राइवेट असले की, पुलिस इशूड असले की नहीं, उन्हीं की फायरिंग में उनके साथी अक्सर मर जाते हैं और पुलिस वाला कोई जख्मी नहीं होता। मतलब ये फिल्मी सीन जैसे मुझे पहली बार लगा है जब मैंने बात की थी स्टाइल की, सर पीआर के स्टाइल की। 90s में भी पीआर होती थी कि टफ ऑन क्राइम और गुड गवर्नेंस और ये वो। इस बारी पीआर में जैसे हुआ है रीड बिटवीन द लाइंस, आंख मार के इस स्टेट ये रिपोर्टिंग में मुझे फील हुआ है, क्राइम रिपोर्टिंग की भी, आप क्योंकि उस शोबे से, जैसे आंख मारती है खुद न्यूज़ एंकर जो खबर पढ़ रहा होता है या पढ़ रही होती है या जो हेडलाइन होती है, वो सिर्फ आंख मारती है ऑडियंस को कि रीड बिटवीन द लाइंस। ये इनको कहते हैं रेडीमेड पुलिस मुकाबले। ये होते हैं रेडीमेड पुलिस मुकाबले जी। तो रेडीमेड में पुलिस का नुकसान नहीं होता, बिल्कुल, इसमें नुकसान मुलजिम का ही होता है या जिसको लेके जा रहे होते हैं। तो इनको रेडीमेड पुलिस मुकाबलों का नाम भी दे देते हैं। तो दो आपने नई इस्तिलाह, बात सिर्फ सीसीडी की नहीं है, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ। आज शिकारपुर में 8 डाकू मारे हैं, आपको पता है? नहीं सर। शिकारपुर सिंध का एक ज़िला है, वहाँ पर भी एक पुलिस मुकाबले में 8 डाकू मार दिए गए हैं।
सर बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीसीडी में पीआर ही नहीं है, हस्बे मामूल। मैंने उनसे फिर पूछा कि लाइक सर आपने क्या बात करनी है, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं आपके साथ आ चाहता हूँ। I then tried hash for the first time when I was 15 years old and वो भी उसी दोस्त के साथ किया था जिसने सिगरेट पिलाई थी पहली दफा। और मजे की बात ये है कि वो दोनों नहीं पीता। उस शख्स को भी पता था जो तकलीफ है, जिसको मैं भाइयों की तरह मानती हूँ, उसने मेरे साथ ये किया। सुबह सुबह जो स्पाया पढ़ने जाते हैं, हम गए, मैं उनको सुना रही हूँ अली बे, उन्होंने एकदम से मुझे ऐसे पकड़ा, उन्होंने मुझे लिप्स पे किस कर लिया। पुलिस पूरे पाकिस्तान में वही काम करती है जो सीसीडी करती है, सिर्फ ऑर्गेनाइज तरीके से सीसीडी कर रही है और एक पीआर के साथ। देखें ये ख़त्म नहीं हो सकते। मुलजिम मुजरिम या ये जो एटीट्यूड है पुलिस का, ये जो एक प्रैक्टिस है ना, जो पुलिस मुकाबलों की आप बात करते हैं, जी ये ख़त्म नहीं हो सकते। ये फिल वक्ती अगर ख़त्म होते हैं तो फिर क्राइम बढ़ जाता है। ये क्राइम ख़त्म करने के लिए ही किए जाते हैं, यकीन। लेकिन ये जब बंद होते हैं, जब ऑफिसर चेंज होते हैं, जब हुकूमतें तब्दील होती हैं, तो फिर वही जो क्रिमिनल्स होते हैं, जराइम पेशा तबका, जो जराइम पेशा तबके होते हैं, जो अंडर द टेबल चले गए होते हैं, वो बाहर निकल आ जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। अभी हमारी इत्तलात के मुताबिक 4 से 5 हज़ार पंजाब में जो क्रिमिनल्स थे वो अंडरग्राउंड हो गए, वो दूसरे सूबों में चले गए। तो वो क्यों चले गए? उनको पता चल गया कि अगर वो पंजाब में रहे, या उन्होंने कोई क्राइम किया, या उन्होंने किसी किस्म की ऐसी कोई नेगेटिव हरकत की, तो उसकी जान चली जानी है। सर यहाँ पे नून लीग को सिंगल आउट तो किया जाता है, लेकिन आपने एक बड़ी साफ बात की कि यार ये हस्ब में मामूल है पाकिस्तान में पुलिसिंग के निज़ाम का। जनरली आप अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखें, पुलिसिंग अक्सर ही ऐसे हो रही होती है। और आपने एक बड़ी अच्छी साइक्लिकल जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया कि जब टफ ऑन क्राइम एटीट्यूड आता है, ऐसी कोई रजीम आती है, ऐसी कोई हुकूमत आती है, तो वो सब आगे पीछे हो जाते हैं या उनमें से अक्सर मर जाते हैं। जैसे ही लूप करता है पूरा साइकिल, तो वो दोबारा बाहर आ जाते हैं, अंडे बच्चे देते हैं, जगह जगह छोटे छोटे सोर पॉइंट्स बन जाते हैं, स्नैचिंग बढ़ जाती है, किडनैपिंग बढ़ जाती है, वगैरह वगैरह। सर क्लियरली एक साइकिल है जो रिपीट होनी है। अगर नून लीग या अभी इस वक्त जो अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो हार्ड ऑन क्राइम होने के तहत क्राइम को रिड्यूस करना चाह रही है, तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म ये सिक्लिकल प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व होएगा। तो आपके खुद मतलब आपने इंकशाफ किया इस चीज़ का कि यार 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद जब मूड तब्दील हुए, हुकूमत तब्दील हुई, तो दोबारा वो मुजरिम, वो मुलजिम जो हैं वो तो हुआ है ना, माजी में इस तरह हुआ है। जी सर, माजी में इसी तरह हुआ है। जब हुकूमतें चेंज होती हैं, जब इदारों में जब उखाड़ पुछाड़ होती है, जब ट्रांसफर पोस्टिंग होती हैं, तब देखिए जो ऑफिसर मैं देखता हूँ कि कुछ ऑफिसर्स ऐसे थे जो उनके खिलाफ भी थे, जिनमें जावेद इकबाल थे, उन्होंने एक डीएसपी पे पर्चा दे दिया था जी। कुछ ऑफिसर्स ऐसे थे जो बिल्कुल ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो थी उनके खिलाफ थे। राव सरदार बड़े खिलाफ थे इनके, आफ्ताब चीमा इसके बड़े खिलाफ थे, और भी काफ़ी ऑफिसर्स हैं जी बिल्कुल, वो इनके हक में नहीं थे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होनी चाहिए। फैसल शाहकार ने तो एक आईजी को इनकार कर दिया था, वो आरपीओ मुल्तान थे, उन्होंने एक आईजी को इनकार कर दिया था कि नहीं जी इस तरह नहीं हो सकता, हम कानून के मुताबिक इनको जेल में भेजेंगे। तो कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं, तो अगर मौजूदा अगर जो रजीम चेंज होती है या ऑफिसर जाते हैं, हो सकता है अगर नए पुलिस ऑफिसर आएँ या नई ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है कि वो ना करें, इनकार कर दें, वो सिर्फ और सिर्फ अदालतों पे यकीन करें। तो सर ये जो इन द शॉर्ट टर्म एक सिविल गवर्नमेंट की ख्वाहिश होती है कि अपनी सियासी पीआर की अपनी पूरी होलिस्टिक कैंपेन का एक जुज़ ये भी हो कि हम बड़े टफ हैं क्राइम के ऊपर, उसकी खातिर जो पाकिस्तान का पीनल कोड इटसेल्फ वायलेट किया जाता है, यानी ओहदे से बढ़ के पुलिस वाले एक्टिविटीज अंजाम देते हैं, खुद जुर्म करते हैं, टेक्निकली ये जुर्म है जो करते हैं, चाहे वो बराबर का जुर्म ना हो कि जो एक्चुअल मुल्ज़िमान या मुजरिमान करते हैं, लेकिन जुर्म तो है नंदलेस। जैसे कि शॉर्ट टर्म पीआर के लिए जो सिविल गवर्नमेंट्स करती हैं, लॉन्ग टर्म इसके डैमेज नहीं होते। 90s में भी हुआ, लेकिन फिर भी 90s में भी क्या हुआ, 97 में नहीं हुआ था, 98 में मुझे बताएं, शहबाज शरीफ पे पर्चा नहीं हो गया था, 302 का पर्चा हुआ था जी, 5 बंदे मारे गए थे सब्ज़ादार में, 302 का पर्चा हो गया था। सईदुद्दीन था उसमें मुद्दई, जिसका एक बेटा मरा था जी, एक कर्नल के घर में वारदात के लिए गए थे। पुलिस का ये कहना था कि वहाँ पे पुलिस मुकाबला हुआ और ये 5 डाकू मारे गए। अब उसके बाद क्या हुआ था, जब मुशर्रफ गवर्नमेंट आई, आते ही सबसे पहले ये पर्चा हो गया 302 का। वो फिर उसके बाद वो बरी हो गए थे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ना था, सीएम बनना था उन्होंने, तो वो मजबूरन उनको सुलह करनी पड़ी, उस मुद्दई के साथ सुलह हो गई। तो देखें ये पर्चों के जो ये होता है, ये हो जाते होते हैं बाद में। मैंने तो ये आपको बड़ी जिंदा मिसाल दी है ना, हमारे वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल, उन पर पर्चा हो गया था। तो ये सियासी लोग जो होते हैं इन पर मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। इसी टेन्योर में अभी आप देख लेना,
विहाड़ी में एक पुलिस मुकाबला हुआ है, उसमें क्रॉस वर्शन हो गया है। एक लड़के की पुलिस मुकाबले में हलाकत हुई है, उसकी वालदा ने क्रॉस वर्शन करा दिया पुलिस के खिलाफ। अब आपको पुलिस वाले ये भी कहेंगे जी हम जुडिशल इंक्वायरी करवा लें, तो मुझे सवाल ये है कि जुडिशल इंक्वायरियों में कोई जाता है? रात के 2 बजे आप कान्ना के खेतों में किसी को मारेंगे तो वहाँ पे ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला, तो जुडिशल इंक्वायरी में गवाह कौन पेश होगा? जिसने देखा ही नहीं तो वो कहाँ से आएंगे? मुझे बताएं आप। ये बात करते हैं जी हमने जुडिशल इंक्वायरी करवा दी, कोई नहीं आया, कौन आएगा? कौन देखता है वहाँ पे? मुझे बताएं आप। नामुमकिनात में से जी या तो अल्लाह की जानिब से कोई फरिश्ता आ जाए जी कि भाई मैं था। हाँ जी, तो ये जुडिशल इंक्वायरी में फ्रॉड है। सो आप कह रहे हैं कि ये आप कह रहे हैं ये अमल जारी रहेगा बिकॉज सिविल गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो पुलिसिंग की टफनेस शो करें, तो वो बार बार इस हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस में ऐसे अफसरान होते हैं जो सेवी हो जाते हैं, कहते हैं सर ठीक है, बिल्कुल मैडम ठीक है, हम करते हैं, हम गुड टू गो। नहीं 100% भी नहीं इसको क्या कहा जा सकता। अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें कुछ पुलिस के ऑपरेशंस में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं कि उन्होंने ऑपरेशंस किया है और जहाँ पर मुलजमों ने जो है वो पुलिस पर फायरिंग की है और फिर जवाबी फायरिंग में वो मारे गए हैं। नहीं, हकीकी जारी बात है, कार्रवाइयाँ हकीकी भी हो जाती हैं, जी, मुकाबले बिल्कुल होते हैं। हम इसको मानते हैं। बट सर वो शेर आया वाली सईद बात हुआ करते थे, वो डीपीओ शेर आया नारोवाल वाली थे, बात नहीं आती। डीपीओ नारोवाल थे, तैयब सईद डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, वो शहीद हो गए थे। बेशक। फिर उसके बाद लाहौर में फिरोजपुर रोड पर एक एसपी थे अब्दुल शाह, वो शहीद हो गए थे। कई डीएसपी शहीद हुए हैं, कई जवान हमारे शहीद हुए हैं जी। और इन पुलिस ऑपरेशंस, इन मुकाबलों के दरमियान जो ऑपरेशन होते थे मुकाबलों के दौरान, उनमें भी शहीद हुए हैं, हो जाते हैं, आज भी हो रहे हैं। सर लेकिन वो शेर आया वाली बात नहीं बन जाती जब आप इतना उसको मिसयूज़ करते हैं। पिछले 2 साल में तो मेरे ख्याल में 90% प्लस ही मिसयूज़ था जब क्लेम किया जाता था, मुकाबला हुआ था, तो अवाम के अंदर भी वो कैफियत और जज्बात शायद बाकी ना रहें कि यार हमारा एक जवान शहीद हुआ है, हमारा अफसर शहीद हुआ है पुलिस का। नहीं देखें, अब जैसे पुलिस के साथ थोड़ी सी एक बॉलीवुड स्टाइल जरा गैंगस्टर इमेज बन गई है कि हाँ यार सीसीडी एक लतीफ़ा भी तो है बच्चों के यहाँ, नौजवानों के यहाँ सीसीडी एक लतीफ़ा भी है नहीं कि वो- मानुल्लाह साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, सीसीडी एक लतीफ़ा नहीं है, नहीं सीसीडी एक हकीकत बन चुकी है। नहीं है लतीफ़ा इस देखें, सेंस में मैं कि- अपनी जी। ज़ात की बात करता हूँ। मैं अब जब गाड़ी खड़ी करता हूँ ना शहर में किसी जगह पे, तो मैं उसको फ्री ऑफ माइंड होता हूँ कि मुझे यकीन है अब कि मेरी गाड़ी से कोई उसको चोरी नहीं करके लेके जाएगा। मार्च से पहले मैं उसको डबल लॉक भी करता था, जी। उसका स्टीयरिंग लॉक स्टीयरिंग लॉक करता भी था। लगता था। लेकिन आज मुझे यकीन है, मुझे पता है कि गाड़ी अगर मैंने खड़ी की है तो मुझे पता है कि वो चोरी नहीं होगी, क्योंकि चोर सारे भाग गए या मारे गए। एक खातून, एक शहरी जो इस वक्त आज मेरा ख्याल है अपने आप को वो बहुत एहसास तहफ़्फ़ुज़ में समझ रहा है, उसको यकीन है कि अगर वो शहर में जा रहा है या जा रही है तो उसको यकीन है कि उसके साथ वारदात नहीं होगी, तो बहुत कम क्राइम हो रहा है, बहुत कम। फिर इतना कम हो गया कि मंशियात फरोशों की शामत आई हुई है। लेकिन मंशियात फरोशों की शामत तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। जिस तरह उन्होंने माओ के बच्चे उजाड़े हैं, जिस तरह उन्होंने माओ की गोदें उजाड़ी हैं, कितने लोग हलाक हुए हैं आज तक, हज़ारों की तादाद, जी बिल्कुल। सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोग इस नशे ने, इस मंशियात की लानत ने हज़ारों लोगों की जानें ली हैं। तो अभी इन्होंने जो ऑपरेशन शुरू किया है मंशियात फरोशियों के ख़िलाफ़, जो डीलर्स थे उनके खिलाफ शुरू किया है, तो मेरा बड़ा कामयाब है। और आप सोहेल ज़फ़र चट्ठा के बारे में आपको बता दूं कि उनका एक बड़ा मशहूर वाक़या है। वो गालिबन डीपीओ रहीम यार खान थे या डीपीओ शेखपुरा थे, तो इनको एक बहुत बड़ी रैकेट थी सुसाइड बॉम्बर्स की। इनको इतला मिली तो ये मोटरसाइकिल पर उसको पकड़ने के लिए चले गए थे। वो इतना देर अफसर है सोहेल ज़फ़र चट्ठा, वो मोटरसाइकिल पर उस अपने इन्फॉर्मेंट के साथ उस टेररिस्ट को पकड़ने चले गए थे। उसने फायरिंग की, उसको उन्होंने वहाँ से जिंदा पकड़ा और वहाँ से सुसाइड जैकेट्स बरामद हुई थी। वो इतना देर अफसर है। सर यकीनन ये काम तो मुश्किल ही होता है, अगेन कोई इजी आंसर नहीं है। एक प्रिंसिपल बात यह है कि जो पुलिस अमल कर रही है, जो करवाया जा रहा है उनसे, ये प्रिंसिपली कानूनन गलत है। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि एक आम शहरी तो महसूस करता है कि यार मतलब मेरे इर्द गिर्द एक्शन हो रहा है, मंशियात फरोश हों, जराइम पेशा लोग हों, जनरली कोई भी हो, एक्सटॉर्शनिस्ट देख लें आप। जी बिल्कुल, तो वो एक थ्रेट तो कम फील हो रहा है आवाम को, बिल्कुल। लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद, सीसीडी की अमल के बावजूद, ऐसा नहीं है कि मर्डर्स ख़त्म हो गए। पिंडी में एक हाई प्रोफाइल शूटिंग हुई, रेस्टोरेंट के ऊपर बेटे ने बाप पे शूटिंग कर दी, मशहूर वाक़या है, सीसीटीवी फुटेज में भी आ गया। लाहौर में भी रिसेंटली एक मर्डर हुआ है डिफेंस के अंदर, बड़ा हाई प्रोफाइल था जी जी, अहमद जावेद का जी, वो घर के ऊपर जाके फायरिंग करने वाला, सीसीटीवी फुटेज आ गई और वो दोस्तों की झड़प ही थी जी। और जैसे कुछ इसमें कुछ जराइम पेशा एलिमेंट भी शामिल था। तो ऐसे नहीं है कि अगर क्राइम प्रिवेंशन ही मकसद है सीसीडी जैसे इदारों का, तो
ऐसे नहीं है कि क्राइम जड़ से रूट आउट हो जाता है, वो तो हो नहीं सकता। जड़ से तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन क्राइम कम जरूर होगा। जिस तरह आपने भी बात की ना क्राइम अगेंस्ट पर्सन वाली, इसमें देखें अब ऑनर किलिंग में क्या हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकती है सर लेकिन वो कानून का रास्ता पूरा जो है प्रोसेस है कि उसके ज़रिए रिकोर्स होगा अवाम के पास। अभी अवाम के पास क्या रिकोर्स है? एक मशहूर वाक़या हुआ है अभी, आप क्योंकि हम एक सीरीज़ ऑफ पेट प्रोजेक्ट्स जो पंजाब और सेंटर ने परसू किए हैं, जिस तरह CCD है, जिस तरह पीरा फोर्स है, उस तरह NCCI भी परसू किया गया। हमने एक पेट प्रोजेक्ट देखा है NCCI के, डिजिटल अपोजिशन हो, सो कॉल्ड डिजिटल दहशतगर्दी हो, कोई फाइनेंशियल क्राइम्स हो रहे हो ऑनलाइन, कोई इन्फ्लुएंसर्स खराबी कर रहे हो, सो कॉल्ड टिकटॉकर का भी एक बड़ा कल्चर आ गया था, टिकटॉक गैंगस्टरिज्म का। उसकी जद में एक पेट केस बन गए हैं, आप कह लें केस स्टडी बन गए हैं डकी भाई साउद रहमान साहब जो हैं जी। उनकी जो इंकशाफात सामने सारी आई हैं वो कि एक इदारे से बचने के लिए दूसरे इदारे का सहारा चाहिए। यानी 8 या 9 मिलियन सब्सक्राइबर हों आदमी के, इतनी रसाई हो, तो वो अदालत का जो था कि कोई आदमी भी इस तरह अदालत के बाहर जब वो बनी होती है, वो मुजस्मा बना होता है, उसकी आंखों में पट्टी होती है कि अदालत जो है उसकी लाठी बे आवाज़ है और वो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं करती रंग, नस्ल और मज़हब और कौम में, और वो हर बंदे के लिए बराबर है। तो अब तो ये रसाई वाला सिस्टम तो बड़ा ओपन हो गया कि एक इदारे को दूसरे इदारे से काटो, कि लोहा लोहे को काटता है, इधर फंस जाओ तो उधर से निकल जाए, तुमने एक बिल से हमला हो तो दूसरी बिल से निकल आओ। जैसे वो कल्चर जो पर्दा होता है आमतौर पर इस पर कि स्टेट अनसीन है और वो अपना काम कर रही है बैकग्राउंड में, वो पर्दा सॉर्ट ऑफ उठ गया और आवाम को बता दी कि हाँ भी देख लो, डकी भाई की तरह बचना है या डकी भाई की तरह मतलब आपने इस्तेस्ना हासिल करना है, तो फिर आप बिग ब्रदर की तरफ रुजू डक्की फरमाएं। भाई देखिए वो 100 दिन गालबन अंदर रहा है, जी 100 दिन 3 माह और 10 दिन वो अंदर रहा है, जी बिल्कुल तो अभी भी उसकी बेल हुई है ना। बिल्कुल। कानून ने अपना रास्ता तो लिया था ना, उसकी जो भी तफ्तीश हुई, जो भी उससे वो तो रिकवरी legitimate हुई, केस था, जी। अरे वो एक केस तो था, उसने जो भी किया था, शायद वो मनी लॉन्ड्रिंग थी, उसमें या बैटिंग जो भी एप्स था, थी, मेटल एलिमेंट्स थी जी, या कोई ऐप्स वगैरह जो भी उसने इस्तेमाल की थी, या जो भी किया ऐप्स को वो प्रमोट कर रहा मार्केटिंग कर था, रहा था। उसको पुलिस ने या जो भी इदारा था NCCI की आपने बात की है, कानून ने अपना रास्ता तो लिया है, लिया है। उन्होंने उसको गिरफ्तार भी किया, जी सर। उससे रिकवरी भी की। अब मैं आपको बात बताता हूँ ना, कानून नाफिज करने वाला कोई भी इदारा हो ना, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो FI हो, चाहे वो NCCI हो, मुजरमों के लिए वो कभी भी उनकी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता। अमानुल्लाह साहब ये आपको मैं बता, मुलजमों के लिए सर, मुलजमों के लिए बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मुलजमों के लिए कभी भी किसी भी फोर्स का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता। अगर उसने एक गिलास चोरी भी किया हो ना, या एक मोबाइल भी चोरी किया हो, तो तशद्दुद उसका नसीब है। सर बड़ी यहाँ पर खतरनाक थर्ड डिग्री बात जो है कर ना, रहे हैं। थर्ड डिग्री टैक्टिक सर नैब भी इस्तेमाल पे इल्ज़ाम लगा है, जो सारे अपोजिशन के लोग जो PTI के दौर में अपोजिशन थे, आज वो आके हुकूमत में आ गए या किसी ओहदे पे आ गए हैं, वो नैब पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि थर्ड डिग्री मर्डर, हालांकि वाइट कॉलर क्राइम का इल्ज़ाम था अक्सर उसके ऊपर, यानी मनी लॉन्ड्रिंग या कुछ टैक्स इवेजन या इस तरह के जो फ्रॉड हाँ, बल्कि उसमें तो हमारी जो है सही CM साहबा, उन्होंने बड़ी तकलीफात उठाई हैं। बिल्कुल सर मरियम साहबा ने, जब उनको दुराने उनके वाले साहब मियां नवाज साहब जब जेल में थे, जी आप देखा ना कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बिल्कुल किया, और ये बहुत बहुत बड़ी एक जैसे कहते हैं ना दुख बड़ी बिल्कुल ये लम्हा था एक बाप के लिए कि एक बेटी उसको मिलने के लिए आई है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर नैब की कस्टडी में उनके साथ जो हुआ वो सबको पता है। सर बिल्कुल सर, इसी जुमरे में मैं कह रहा हूँ कि जो सियासी क्लास है उसको अंदाज़ा है कि इवन पेटी क्राइम्स या इवन जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, जो इतने वायलेंट क्राइम्स नहीं हैं, कोई हार्डन क्रिमिनल्स नहीं करते, जो इल्ज़ामात करंट गवर्नमेंट पे थे या और इस तरह के अफसरान के ऊपर थे, सिविल ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर थे जो उस गवर्नमेंट के साथ क्लोज थे, और आज के दौर में PTI और उनके इर्द गिर्द हैं, तो ये आपस में कॉमन सिंपथी नहीं आती इनके अंदर कि यार ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है, ये लेन देन का मसला है, तो मकसद पैसों की बाजियाबी है और जो अफेक्टेड पार्टीज़ हैं उन तक क्राइम मनी वापस पहुँचाना, तो उसको ऐसे ट्रीट करना जैसे वो हाईवे डकैत है या वो कोई बड़े एक्सटॉर्शनिस्ट है या कोई बड़ा मशहूर किडनैपर है, और थर्ड डिग्री मेथड इस्तेमाल करना, वैसे प्रिंसिपली अगेन वही बात आएगी कि थर्ड डिग्री मेथड। मानो साहब मैं आपकी बात समझ जी गया। सर, आप एक अखबार के चीफ एडिटर हैं, जी यहाँ आप एक TV चैनल के ब्यूरो चीफ हैं, आप अपनी टीम से हर सूरत में कहेंगे जी मुझे आज खबर चाहिए, जी सर, ऐसा ही है। जी सर, तो जब आप एक SP होंगे या डायरेक्टर होंगे, तो आप नीचे इंस्पेक्टर से या डिप्टी डायरेक्टर से क्या आप तवक्को रखेंगे कि वो तफ्तीश करे और इसमें पूरी यकसुई की तरह इससे बरामदगी भी हो, इससे इंकशाफात भी हो, और ये इकबाल जुर्म भी करे? ये होगा कि नहीं होगा? सिर्फ आप खुद को उस जगह पे लेके जाएं। अगर आप NCCI के डायरेक्टर होते, आप क्या करते? आप अपने इंस्पेक्टर से या अपने एडिशनल डायरेक्टर से या डिप्टी डायरेक्टर से क्या कहते, डकी भाई से तफ्तीश कैसे करो, मुझे बताएं आप।
सर उम्मीद तो ये है कि उस ओहदे पे मैं उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद मैं प्रोफेशनलिज्म से काम लेता। नहीं, प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे यही है कि यहाँ पे नीचे सख्ती करनी है, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना है। थर्ड सर डिग्री ये के बगैर इंस्ट्रक्शन किसी आपको भी लगता है टॉप डाउन है एटीट्यूड? थर्ड डिग्री के अलावा और कोई हल नहीं ये है। टॉप डाउन है या बॉटम अप है? यानी हमारी माशरत से उठ के ये एटीट्यूड जाता है या ऊपर से हुक्म आता है? ये ना ऊपर से हुक्म आता है या नीचे से ऊपर जाता है। ये हर सूरत, चाहे वो हवालदार भी है, चाहे वो एक थानेदार भी है, चाहे वो एक मर्डर भी है ना, उसने भी ये करना ही करना है। तो ये सीख कहाँ से रहा है? वो घर ये से सीख उसके के आ बिल्ड रहा है। देखिए ये उसके बिल्ड है, ये उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। जी, ये उसकी ट्रेनिंग में शामिल है। तशद्दुद थर्ड डिग्री उसकी ट्रेनिंग में शामिल है। मुझे ये बात बताएं, जी सर। आसिफ अली जरदारी साहब जी सर। सदर पाकिस्तान हैं, जी सर। उनकी जुबान काटी गई थी, बताया तो जाता है तशद्दुद सर। हुआ था उन पे। जी सर। तो इसी से अंदाजा लगा लें आप। प्राइम मिनिस्टर की शोहर थे वो, जी साहब प्राइम मिनिस्टर की शोहर थे उस वक्त। बीबी जो थी वो तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थी ना, ये आपको जी, 90s की बिल्कुल। बात बता रहा हूँ, 97 की बात बता रहा हूँ जी, मैं जी। आपको, ठीक है। 2 दफ़ा रह चुकी थी PM बेनज़ीर साहबा। जी। उनके शोहर पर तशद्दुद हो सकता है, तो भाई हम और आप क्या चीज़ है? ये लॉजिक आपका ट्रेन फॉलो करता है कि एक एटीट्यूड है, कल्चरल एटीट्यूड है जी, पूरी मास्टर्स कल्चरल के अंदर। एटीट्यूड है ये, हाँ जी। बिल्कुल। सर इससे ग्रेजुएट कब करना है? अभी इस वक्त अगर हम आज की पॉलिटिकल क्लासरूम की बात करें, फ्रंट बेंचर्स हों, बैक बेंचर्स हों, PTI को बैक बेंचर कह देते हैं, आज हम फ्रंट पे जो बैठे हुए हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी हों, थ्रू आउट जो एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बैचेज हैं, सीनियर्स के, जूनियर्स के, नौजवानों के, जो भी पार्टी वर्कर्स इस वक्त हैं, उन सबको पता है कि ये जो जेल वाला मरहला है या कैद वाला मरहला है, इसमें थर्ड डिग्री है, टॉर्चर है, मार पिटाई है। तो सर ये इज्तिमाई दानिश डिमांड नहीं करती कि वो कहेंगे कि यार इस काम पे हमने क्रैकडाउन करना है, क्योंकि इसमें हम सब का नुकसान है, क्योंकि वो भी तो आवाम का हिस्सा है। किसी ने अस्तस्ना इससे किसी भी सिविल इदारे में जाने वाले ब्यूरोक्रेट को या जज को या साफ़ी को या इंजीनियर को या डॉक्टर को या मोहल्लेदार को या यूट्यूबर को, टिकटॉकर को, किसी को अस्तस्ना नहीं है। किसी को जसना नहीं। सिविल मैंने कहा, अस्तस्ना जी। नहीं है। हम सब पे पोटेंशली तशद्दुद किया जा सकता है जेल में। बिल्कुल किया जा सकता तो फिर है। ये इज्तिमाई दानिश किस सहाफ़ी पे तशद्दुद नहीं हुआ, मुझे बताएं आप। अब वो हुआ है, मैं वही कह रहा हूँ। तो इज्तिमाई दानिश मोहसिन बेग साहब पे तशद्दुद नहीं हुआ था? बिल्कुल सर। मुझे बताएं, कितना बड़ा नाम है वो, बिल्कुल सहाफत के कितने एक मोतबर नाम है, और उनके लिंक्स भी हैं। किस तरह उनको उठाया गया, किस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया, वो सब ने देखा। जी सर। बहुत सीनियर है हमारे वो, और बड़ा नाम है उनका सहाफत में। जी सर। इरफान साहब जो जिनके पीछे डेथ हुई है, सेनेटर थे, उन पर तशद्दुद किया गया, हथकड़ी उनको लगाई गई। मुझे बताएं किस सहाफ़ी पर तशद्दुद नहीं हुआ? सर मेरी मुराद ये है कि इज्तिमाई दानिश डिमांड नहीं करती कि हम सब इकट्ठे होकर कहें हाँ यार ये किसी को सूट नहीं कर रहा, ये हम में से किसी को सूट नहीं कर रहा, लिहाजा ये पुलिसिंग के मेथड्स चेंज होने चाहिए। अब आपको नज़र आ रहा है कि नून लीग बार आके दोबारा वही काम कर रही है। मतलब हालांकि अभी वो पिछले साल 2 साल पहले कंप्लेंट करते कि हमारे साथ ये हुई है। PTI जब ताकत में आती है तो वो ये काम करती है, पीपल्स पार्टी हो तो वो यही काम करती है। परसों तरसों पिछले दिनों एक वो बलोच यकजहती का प्रोटेस्ट कराची में हो रहा, तो सिंध पुलिस उनके आप पर वो कर रही है। तो ये साइकिल तो रिपीट करता रहता है, लेकिन हम अपनी सियासी जो आप कह लें कि झुकाव की वजह से हम कहते हैं कि नहीं, हमारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। अमानुल साहब जिसकी आज हुकूमत है ना, कल वो ओपोजिशन होगा तो उस वक्त की मौजूदा हुकूमत को बुरा कहेगा। है करेगा। फिर जब हुकूमत के आएंगे और अगर वो ओपोजिशन में चले गए तो वो फिर उनको बुरा कहेंगे। सर लेकिन मैंने तो इसी तरह चलनी है सर ये। लेकिन मैंने और आपने मार नहीं खानी ना सर इसी हमें तरह शौक हमने भी नहीं मार है। खानी है, हमें कई दफ़ा मार पड़ी है, पुलिस ने मारा है हमें कई दफ़ा, एहतजाजों में कई दफ़ा वाक़यात हुए हैं, मैं ज़ख्मी भी हुआ हूँ, जी सर। मुकदमात भी हमने दर्ज करवाए हैं। वो सहाफ़ी क्या जिसको मारना पड़ी है? आप मुझे बताएं, कई मुकदमात दर्ज करवाए हैं, जी सर। सहाफ़ियों को मारे पड़ती रहती हैं। अब इस डर से हम सहाफ़त छोड़ दें? मुझे बताएं नहीं आप। मैं नहीं कह रहा कतन हम आपको पिछले दिनों थ्रेट्स आई थी, आपने सहाफ़त छोड़ दी, नहीं सर, तो फिर मैं क्यों छोड़ूं? नहीं हमने कतई नहीं कहा, हम लेकिन क्यों छोड़ें? नहीं छोड़ेंगे। हमारा तो काम यही है ना, हमारा कारोबार तो ये है। क्या है हमारा कारोबार? हमारा कारोबार ये है सहाफ़त। हम कोई कारोबार नहीं करते, हमारा कोई बिलियर्ड क्लब नहीं है, हमारा कोई फैक्ट्री नहीं है, नहीं सर। कोई कपड़े की मिल नहीं है हमारी, हम लोगों को बाहर नहीं भिजवाते। हमारा कारोबार क्या है? सहाफ़त, कलम, खबर, बस ये हमारा काम है। आपका और हमारा ये काम है, हमने यही काम करना है, और इस काम में हमें मारे पड़ती रही है, मारे पड़ती रहेंगी। सर ये पढ़ती रहेंगी वाली बात पे कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। इस पे कोई नहीं, मतलब कि हम एक इज्तिमाई तौर पे कौन फैसला करेगा यार मेरे ख्याल में ये काम ठीक नहीं, दूसरे को मारना पीटना नहीं चाहिए। पुलिस गर्दी जो होती है या जो लॉ फेयर जिसको कहते हैं कि कानून का हथकंडा बना के
आपको कर लें, अपोजिशन को दीवार में इस चुन प्रोग्राम दें। में आप भी ये कहते हैं, मैं भी ये कहता हूँ जी ठीक है जी, पुलिस गर्दी नहीं होनी चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए, हम कह देते हैं, लेकिन क्या हमारी बात को कोई मानेगा? क्या उस पर अमल होगा? नहीं सर। मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं किसी थाने में जाऊँगा, तशद्दुद तो वहाँ पे हो रहा होगा, जी सर। किसी ना किसी एजेंसी में, किसी ना किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे में कोई ना कोई लोग तो ऐसे हैं ना, कोई ना कोई स्टाफ तो ऐसा है जो तशद्दुद करता है। तो हम जितना मर्जी हम कह देते हैं कि जी तशद्दुद को रोकना चाहिए, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते क्राइम हैं। रिपोर्टिंग में गुफ्तगू हुई है आला उद्दौरान से कि यार वो कैसा महसूस करते हैं काम करके, या उसके बाद इससे मुतल्लिक कोई बात हुई है जुडिशल टॉर्चर की? उनका प्रोफेशन है जी, ये उनका काम है, उनको पता है। आपको लगता है उनकी साइकी तब्दील हो चुकी हुई होती है? जैसे आप आम शहरी हैं, आम तो नहीं, आप साफ़ी हैं, लेकिन आम शहरी हैं एक सेंस में। अगर मैं खुदा न खास्ता आपकी जद में आ जाऊँ या आपकी कैद में आ जाऊँ, मुझे यकीन है कि आप मुझे टॉर्चर नहीं करेंगे, बल्कि आप मुझे जुगते लगाएंगे, कोई हंसाएंगे, शुगल लगाएंगे। ये क्या फ़र्क है कि आप टॉर्चर का हथकंडा नहीं इस्तेमाल करें लेकिन वो करेंगे? देखिए मैं कानून नहीं हूँ, मैं स्टेट नहीं हूँ। यानी आप कह रहे हैं कि अगर आपको भी स्टेट की अगर हम फीतियाँ लगा दें तो आप भी ये काम करेंगे, मैं भी ये काम करूँगा? बिल्कुल करेंगे, आप भी करेंगे, करना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, आपको महकमाना साइडलाइन कर दिया जाएगा जी। क्योंकि आपने तो अपने नीचे वालों से काम लेना है ना। अगर आप अपना काम सही नीचे तरीके से नहीं लेंगे तो ज़ाहिर है जो आपके ऊपर वाले हैं वो आपको बर्दाश्त और वो करेंगे। सही काम जो डिफाइन हुआ है उसमें ये शामिल है। जी बिल्कुल शामिल। 3rd डिग्री पूरी दुनिया में होती है। सर लेकिन हाँ थोड़ा स्टाइल आइडियल उनका स्टाइल थोड़ा और है, यहाँ पे थोड़ा स्टाइल और है। आइडियल माशरत जो होती है वो इससे दूर नहीं जाना चाहती। जितना जितना आप उसमें सीढ़ी चढ़ते जाएं तो दुनिया आइडियल की मुआशरे मुझे ये पता है ना, चोर क्यों पैदा कर रही है, डाकू क्यों पैदा कर रही है, पत्ता फरोश क्यों पैदा कर रही है, शूटर्स क्यों पैदा कर रही है, फिर आइडियल कौम बने ना आप। सर वो शायद इंसाफ का निज़ाम ना होने की वजह से जो इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं हमारी माशरत में, वो जन्म देते हैं इन जराइम पेशा तबकात को इस बड़ी तादाद में। यानी इम्बैलेंस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से ही आ रहा है ना, तो बंदा जो है फिर वो लोग एक पूरा तबका है, पूरी बस्ती है। सब अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करें ना। आप मुझे बताएं ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 जुडिशरी, नंबर 3 जेल। क्या ये तीनों ठीक है? मुझे बताएं आप। पुलिस ठीक है, हर लेवल में मसाइल। जुडिशरी ठीक है, जेल ठीक है, तो फिर आप किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? सर, ये आप पहले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को तो ठीक करें सर आप। ये पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के थ्रू नहीं ये चीज़ आएगी। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आपने क्या करनी है? 27वीं अमेंडमेंट सर। उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि तशद्दुद ना करें। उसमें क्या, मुझे ये बताएं सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि क्या यहाँ पर एक जो मजदूर है या एक जो काम कर रहा है किसी होटल पे, कुछ छोटा बच्चा 6 साल का या 7 साल का, उसको आप रोक पाए हैं? रोकने से कहाँ है लेबर लॉज? ये मोंटगोमरी मार्केट जो आपके पास ही है बिल्कुल, जी सर। यहाँ पर गाड़ियों की वर्कशॉप में जो बच्चे काम कर रहे हैं, जिनको हम छोटे कहते हैं, उनको जाकर चेक करता है? पीरा फोर्स उसको क्यों नहीं चेक कर रही? वो भी चेक करें ना। क्या इस मुल्क में, इस शहर में लेबर लॉज के मतलब लेबर से काम लिया जा रहा है? नहीं, घरों में है सर। लेबर लॉज में सर, सबसे कम तनख्वाह किसकी है? मेरा ख्याल 35,000 रुपये है। 35,700। क्या 35 दे रहा है कोई? नहीं सर। एक ऑफिस में भी किसी ऑफिस बॉय की भी 35,000 तनख्वाह नहीं है। शाज़ो नाज़िर 15,000 होगी, 20,000 होगी। जी सर। पहले आप इसको डिफाइन करें ना। इस पर रिफॉर्म्स आई हैं। ये बात तशद्दुद की बात तो बहुत दूर की बात है। आप पेटी चीज़ भी नहीं कर रहे। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा ना। हर घर में छोटी बच्चा मुलाजमत कर रहा है सर। फिर उनको कौन चेक कर रहा है? मुझे ये बताइए, आपको ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, ये बनाने की जरूरत क्यों पेश आई है? स्पेशल हेल्पलाइन भी उन्होंने अनाउंस की है। अरे वही ना, कोई वजह थी, कोई रीज़न थी तो ये बनाने की जरूरत पेश आई ना। अभी भी कई घरों में आपकी कितनी 3 करोड़ की आबादी, 4 करोड़ की आबादी है लाहौर शहर की। कितने घरों में ये काम वालियाँ होंगी? मेरे ख्याल है अक्सर बेशतर के अंदर 80-90% अंडर एज ऐसे ही होगा। जी सर। तो मुझे वहाँ पे कुछ चेक एंड बैलेंस है वहाँ पे कोई? क्या कोई देख रहा है कि एक घरेलू मुलाजमा के बाल क्यों काट दिए जाते हैं? वो जो सैलून वर्कर के जी कटे थे जी, क्यों काट दिए जाते हैं? इसलिए काट जाते हैं कि शुरफा और उमरा ये कहते हैं कि जी हमारे बच्चों के सर में इनकी जुएं ना पड़े, इसलिए बाल काटे जाते हैं उनके। यानी आप कह रहे हैं बीमारी माशरत के अंदर है। जी, बहुत खामियाँ हैं। सर आपने जिक्र कर दिया पीला फोर्स का, और आपने शुरू में भी कहा था कि यार हमारा कोई और कारोबार नहीं है। लेकिन अगर गलती से किसी आदमी का कारोबार हो जो दहाइयों से चल रहा हो, और वो तजावुज़ात का उसमें कोई पहलू हो, या उसमें ठेला जो इधर पड़ा हो या इधर रखा हो, ये क्या वजह है कि जो ये गरीबों के ही कारोबार हैं ये पीरा की नज़र में आते हैं? यानी एक पूरी ट्रजेक्ट्री है कि, बल्कि आप ही ये कैमरे से प्रोग्राम से पहले लतीफ़ा सुना रहे थे कि बंदा कदम रखता है तो जी CDD बिल्कुल, खड़ी है। हमारी वो बन गई है तो पुलिस स्टेट बन गई है ना। बेसिकली आप देखें ना, मैं वही कहना चाहता शरीफ शहरी वो जब घर से निकलता है
यहाँ उसको नाके पे रोक लिया जाता है, यहाँ पे थोड़ा आगे जाएगा उसको वार्डन रोक लेगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा उसको डॉल्फिन वाले रोक लेंगे, फिर इसको पीरू वाले रोक लेंगे। ये डॉल्फिन के ऊपर होती है फोर्स। जी जी। ठीक है जी। इन चारों से बच के अगर दुकान पे चला गया, पीरा वाले अपने किसी कारोबार पे चला गया, वहाँ पीरे वाले आ जाएंगे। ठीक है, अब इन सब से तंग आ गया, अगर वो मुल्क छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे जाएगा तो उसको FI रोक लेगा। मुझे ये बताएं कि यहाँ बल्कि पर, खुद मिनिस्टर साहब खड़े होंगे आगे, भाई दिखा ड्राइवर लाइसेंस। वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे बताएं क्या करे कोई बंदा, अगर कोई वो बाहर जाने की कोशिश करे तो वहाँ भी नहीं जा सकता, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, वो फिर क्या नहीं करेंगे। ये आपका ख्याल है कि ये हमारी माशरत की पैदावार है, यानी आपने सजेस्ट किया इससे बिल्कुल पहले कि पीरा बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? हम अपने आप तजावुज़ ना करें। अगर आज पंजाब गवर्नमेंट ने लाइसेंसों पर या 18 साल से कम उम्र बच्चों पर ड्राइविंग पर पाबंदी लगाई है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आप एक बच्चे को 1 to 5 लेके देते हैं जिसकी उम्र है 15 साल, वो फिर नहर पे निकलता है, वहाँ पे जाकर वो वन व्हीलिंग करता है। वो जब वन व्हीलिंग करता है तो किसी के साथ टक्कर मारता है, या खुद मारता है या उसको मारता है। सर लैंड क्रूजर वाला टक्कर मार के मार दे अंडर 18 16 साल का लड़का, तो लैंड क्रूजर वाले के पास भी लाइसेंस होना चाहिए ना। 16 साल लैंड का क्रूजर अगर किसी मार बच्चे दे को तो क्यों फिर देते हैं? क्या होना चाहिए? नहीं, इस्लामाबाद में क्या हुआ है? इस्लामाबाद में एक जज साहब के बेटे ने जो एक्सीडेंट किया है, जी सर, सुलह हो ये गई बताएं, सर। सुलह हो गई है। उस बच्चे को क्यों दी गाड़ी उन्होंने? उसने भी 2 बच्चियों की जान ली ना उसने। सर सुलह हो सकती है ऐसे केस में? आप जैसे क्राइम रिपोर्टर हैं, आपको पता है कि ये बड़ा कॉमन मसला है। ये सुलह हो कंपाउंडेबल जाती है, ये बिल्कुल कंपाउंडेबल है। 322 का ये मुकदमा होता है ना, ये 302 को तो नहीं है ये। तो सर वो अंडर ड्राइविंग वाला पहलू और वो सारा लाइसेंस प्लेट गलत है वो सब। बस यहाँ पर एक उन्होंने अपना पर्चा उन्होंने वापस ले लिया, उन्होंने माफ़ कर दिया। बेशक उन्होंने कोई दीयत नहीं दी, उन्होंने सर कोई क्राइम पैसे नहीं- अगेंस्ट द स्टेट और क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल में कोई फर्क नहीं है? जैसे स्टेट के खिलाफ क्राइम नहीं है कि अंडर एज ड्राइविंग कर रहा है, नंबर प्लेट गलत नहीं, है। स्टेट के खिलाफ क्राइम देखें वो और चीज़ है, जिसको जो बगावत के जुमरे में आते हैं, जिसमें पुलिस या स्टेट मुद्दई होती है, जिसमें पर्सन टू पर्सन झगड़ा हो, लड़ाई हो, उसमें स्टेट तो मुद्दई नहीं बन सकती ना। सर ये अमीरी और गरीबी का मसला नहीं है ज़रा कि स्कूटर वाली बच्चियाँ और लैंड क्रूजर वाला आदमी, ये हमारे जो मजहबी सिस्टम है इस कानून का, उसकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं सॉर्ट ऑफ की जाती कि एक अमीर आदमी जो है वो दियत का कर ले, इसके इसमें दियत भी नहीं है, प्रेशर डाल के सुलहनामा करवा ले। नहीं, ऐसी कई प्रैक्टिस है। आप इस कराची में वो एक जो DSP थे, उनका जो बेटा कत्ल हुआ था, वो जो बड़ी बहुत वो सीमेंट की एक कोई कंपनी थी, जी, उनके बेटे से वो मर्डर हुआ था, तो वो भी बाहर आ गया था। जो तो ही मशहूर केस वही है। वही वही जी। बिल्कुल वही। अब देखें ना, यहाँ पे हमारे कानून में कुछ हुक्म है ना, तो अगर उसने दी है या नहीं दी, तो यहाँ पर हमारे थोड़ी सी इसमें बहुत खामियां हैं अभी कानून में। उनको या तो बहुत सख्त करने की ज़रूरत है या फिर तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर सख्त नहीं कर सकते तो उनको कम से कम तब्दील कर दें फिर। सर अंजाम क्या निकलेगा इस पुलिसिंग का? CTD, CCD, पीरा, पीरू, डॉल्फिन, ट्रैफिक पुलिस नहीं, अब तो वो एक नया सिस्टम ला रहे हैं कि सेफ सिटी प्रोग्राम में आपके मोबाइल का कैमरा भी इसमें शामिल हो जाएगा, और इतने बड़े जाल बिछा रहे हैं सिक्योरिटी कैमरास का। तो ये एक्स्ट्रा जुडिशली पुलिसिंग करते रहेंगे, यानी जो ऑल गन्स ब्लेजिंग स्टाइल पुलिसिंग है। नहीं और देखिए अमानुल्लाह साहब, आप हम अच्छे बच्चे बन के रहें तो आप ठीक रहेंगे। आप अच्छे बच्चे बन के मुझे ये बताएं ना, आप भी बाहर जाते रहते हैं, वहाँ जाके आप इशारा तोड़ते हैं, वहाँ जब आप गाड़ी चलाते हैं आप सीट बेल्ट बांधते हैं। सर लेकिन आप दुबई कई दफ़ा गए हैं, मुझे बताएं ना वहाँ पे रूल्स क्या है। अगर तोड़ दिए जाए तो यकीनन कोई आके शूट नहीं कर देगा आपको। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, आप दुबई भी कई दफ़ा गए हैं, वहाँ पर ट्रैफिक की वायलेशन होती है, वो तो वहाँ पर आप कानून की पासदारी क्यों करते हैं? मुझे बताएं आप। सर सिस्टम आप यूरोप में भी जाते हैं, बिल्कुल वहाँ पर इस तरह देखिए, आज यहाँ पे अगर पीरा है या रोड पर चलने वाले के लिए कानूनों को अगर सख्त किया जा रहा है, कानून को, लॉज को अगर सख्त किया जा रहा है, तो ये प्रैक्टिस वही है ना जो यूरोप में भी है, जो अमेरिका में भी है, वहाँ पे जो यूके में भी है, बट वहाँ जो पे गल्फ में भी है। जी सर, A to Z कोहिसिव सेंस बनती है ना कवानीन की, यानी कि मॉरल लॉ की रिफ्लेक्शन होती है कि जो इंसान को समझ आता है उस कानून का। यहाँ पर जैसे मतलब सर कहीं और पैर कहीं और फिर उसकी एप्लीकेशन भी जबरी तौर पे करवाई जा रही है। आप मुझे बताएं, आप घर से जब यहाँ ऑफिस आए थे तो हर इशारे पे कितने % लोगों को देखा उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है? इस एरिया में तो ज़्यादा 99% हो गया ना। अब तो हो गया। तो यही कामयाबी है। फिर मुझे बताएं आप। नहीं, मैं इन हथकंडों की तो मैं नुकसान की बात नहीं कर रहा, फाइनिंग और ये सब तो ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ जो वायलेंट पुलिसिंग हम करते हैं, छोटे जराइम के लिए, पेटी जराइम के लिए भी वायलेंट पुलिसिंग करते हैं। जैसे आपने कहा मंशियात फरोश की भी बारी आ गई है। मंशियात फरोशी पैमाने पे देखा जाए छोटा जुर्म है बनिस्बत बाकी जराइम के, लेकिन सजाएं उतनी नहीं, सख्ती से छोटा दी जुर्म जा तो रही नहीं। हैं। आप किसी की जान ले रहे हैं, आप किसी को आइस बेच रहे हैं,
आप किसी को कोक बेच रहे हैं, किसी को पाउडर बेच रहे हैं, वो बच्चा पी रहा है, वो ज़ाहिर है मौत के मुंह में जा रहा है, तो ये छोटा जुर्म तो नहीं है। मेरे ख्याल में जो इसके विक्टिम हैं, मैं उनको इसका जिम्मेदार नहीं समझता हूँ। जिम्मेदार वो addict है, हैं जी। जो बेच रहे हैं, जिम्मेदार वो हैं सर, जो जो बना रहे डीलर्स हैं, जिम्मेदार वो हैं जो मंगवा रहे हैं, जो यहाँ पर लोगों के बच्चों को जो मार रहे हैं, जिम्मेदार वो हैं। सर आप कह रहे हैं मंगवा रहे हैं, जो डीलर्स हैं ना, जो मंगवा रहे हैं, सर आता तो कहीं से नहीं है, अक्सर यहीं से आता है। मंगवा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पैदा तो नहीं हो रही ना, बनती तो कहीं और है ना, आज तो यहीं बनती है सर। जहाँ भी बनती है। आज आप तो आप भी उसकी निशानदेही करें। chemically आपको- synthesized। मुझे लगता है आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन है यहाँ से बन रही है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन खुद बराह रास्त शिरबानु नकवी साहिबा ने दी थी, शहरबान नकवी साहब ने दी? जिन शिरबानु नकवी साहिबा वो ने जो उनका आपकी interview एसपी किया था। मॉडल टाउन है अब, मैंने उनका तो इंटरव्यू उनको पता होगा ना यहाँ पर बन रही है, लाहौर तो जाहिर है अगर वो यहाँ पे बन रही है तो पता लगेगा ना, अब सीसीडी उनको निकलेगी ना, वो जहाँ से भी बन रही है उनको पकड़ेंगे जाके। वो इसमें एक अजीब सी बात आ गई सर, ये ड्रग्स वाली आ गई। इसमें शायबा होता है लोगों के अंदर कि बहुत यंग लोग भी शामिल होते हैं, कि छोटी उम्र के बच्चे भी खाना खास्ता इस काम में लग जाते हैं, कि स्नैचिंग करके वो डीलिंग का काम भी शुरू कर देते हैं, ड्रग्स का काम भी शुरू कर देते हैं। इसमें एज लिमिट क्या है? सबसे छोटा मुलजिम या मुजरिम किस उम्र बड़ा का? ही अहम, सबसे बड़ा? बहुत ही अहम क्वेश्चन किया है अमानुल्लाह साहब। देखिए, यहाँ पर क्रिमिनल की जो एज है ना, वो 15 साल से लेके 45 से 50 तक होती है ये एवरेज आउट जनाब। यहाँ वो 20, 30, 35, 40 साल की उम्र में जाके मुकाबले में मारा जाता है, या फिर वो पक्का पक्का जेल में चला जाता है। लेकिन उसकी जो एज है, स्टार्टिंग एज जो है क्रिमिनल की, वो 15 साल है और एंडिंग उसकी होती है 45 से 50 साल तक। या वो 50 साल तक मर मुक गया होता है जेल में, या फिर वो इसी तरह छोटी उम्र में 30s में मुकाबले में मारा जाता जी। है। तो सर क्लियरली जड़ में कहीं प्रॉब्लम है ना सर, कि स्कूलिंग के निज़ाम में या अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूलिंग के अंदर, या जो माशरी मतलब पब्लिक, मिसाल तौर पे आम तौर पे बच्चों का शौक़, उनका शगफ बनाया जाता है। पब्लिक जिम्स होते हैं, फुटबॉल ग्राउंड होते हैं, क्रिकेट ग्राउंड होते हैं, स्कूल के इन्वायरमेंट्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बीए करने की, टेक्निकल ट्रेनिंग ले लो, मैकेनिकी सीख लो, इलेक्ट्रिकल वर्क सीख लो, कोई भी शौक जिस तरफ बच्चा जाना चाहे, मौके होते हैं उसके लिए। आबादी बहुत ज़्यादा है सर, और हम उनको बहुत टाइट फनल से गुजारते हैं जिसमें मौके बहुत थोड़े होते हैं, तो अक्सर व बेशतर लोग साइड पे गिर जाते हैं, बस ना कोई माश का मौका होता है, ना कोई खेल कूद का। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि मैं खुद पिछले कई माह से, कई सालों से जिम में जाना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह। लेकिन मैं जब जिम जाता हूँ ना, तो जब मुझे पता चलता है कि उसकी महीने की फ़ीस 34,000 35,000 है, जी सर। वो मैं नहीं दे सकता। नहीं, तो फिर आप सवाल ये कर रहे हैं कि एक मिडिल क्लास का बंदा, वो किसी क्लब को, या चाहे वो क्रिकेट क्लब है, चाहे वो जिम है, चाहे वो कोई किसी भी कोई ऐसी कोई Facility जगह फैसिलिटी है जिसको वो अवेल करे, मुझे बताए वो कैसे जाएगा? नहीं, नहीं जा सकते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं क्लब ज्वाइन नहीं कर पा रहा, कि मेरी इतनी पसली नहीं है कि मैं महीने का 35,000 रुपया उस जिम को दूं। जी सर। इसी का ये आपके सवाल का जवाब यही है कि अगर मैं नहीं कर सकता, तो एक जो स्टूडेंट है जिसको उसका वालिद या उसकी वालदा 1,000 रुपये पॉकेट मनी देती है, मुझे बताएं वो किस क्लब को ज्वाइन करेगा? अगर वो किसी क्लब को ज्वाइन नहीं करेगा, तो वो घर से बाहर निकल के वो सिगरेट पिएगा, वो टोलियों के साथ खड़ा होगा, वो वन विलिंग करेगा। शूटर बन सकता है, जी स्नैचिंग कर सकता है। बिल्कुल। सर मुआश के मौके और उसके इर्द गिर्द जो एक एटीट्यूड है अब तो ये रियलिटी है। अब ये फैसिलिटीज़ नून लीग का पता नहीं कब से राज है, जब से मैंने तो होश संभाला है, राज ही राज है पंजाब के अंदर। अब मौके उस तरह से पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पे तो मैं नून लीग को सिंगल आउट करना पंजाब में मकसद नहीं है, पूरे मुल्क में मौके नहीं पैदा कर पाए नौजवान को इंगेज करने के लिए। अब वो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब एक जवान आदमी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है बच्चा, उससे रिकवरी रिहेबिलिटेशन की कोई टेक्निक्स डेवलप किए हैं या बंदा मारना ही हमें आता है? यानी अगर एक 14-15 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र का नौजवान है, अभी भी वायबल है, जहन तो पक्का नहीं हुआ था बंदे तो का। मानो साहब रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए ना आप, वहाँ पर आपको बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, वहाँ पर आपको जो है वो स्कूलिंग देनी पड़ेगी, स्कूलिंग देनी पड़ेगी, स्टाफ रखना पड़ेगा ना वहाँ पे आपको। सर इतना अमला है, इतनी अवाम है, किसी तो काम भाई आप ये भाटी चौक दाता साहब के जो फ़कीर थे, उनके लिए आप तो कोई माजगा बना नहीं सके। पूरे शहर में फ़कीर जो हैं, ये जो नशा करते हैं, मुझे ये बताइए, नहर पे फिरोजपुर रोड पे नहर के वो जो ग्रीन बेल्ट है, जी जी वहाँ पे आपने देखा सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे नशे ही बैठे होते हैं। जी सर। उनको उठा सकते हैं आप? वो आपको ब्लेड मारेंगे, उनके हाथ में ब्लेड होते हैं। मुझे ये भी पुलिस वाले नहीं जाते उनके पास। शर्मा नकवी साहबा ने कहा कि ठीक है, उनके ब्लेड जो आप होते खुद हैं, वहाँ पे एक दफ़ा शूट करने के लिए गए थे कैमरे पे, आप पे उन्होंने हमला किया था,
मुझे बताएं, आप उनको पकड़ सकते हैं? किस रिहेबिलिटेशन में सेंटर में उनको लेके जाएंगे आप? किसको लेके जाएंगे आप? तो कहीं से तो शुरू करना होगा ना। हाँ, फिर उनको आप थाने में ले जाएं, आप उनको थानों में बंद कर दें, आप उनको जेलों में बंद कर दें, लेकिन जब वो जेलों से निकलेंगे वो बड़े क्रिमिनल बन के निकलेंगे। इन दुनिया के ममालिक में हम एक मिसाल ले लेते हैं, मैस रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ शहर होते हैं, जैसे मिसाल तौर पे अमेरिका में डिट्रॉयट था, वहाँ पे जब इंडस्ट्री वहाँ से निकली तो ज़ाहिर बात है लोग मंशियात की तरफ मुड़े, गुर्बत आ गई और वगैरह वगैरह तबाही आई। तो अब उसके वो दोबारा सफाई के लिए इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की ही बात कर रहे हैं। यानी जब माश के मौके पैदा होते हैं, फैक्ट्रियाँ खुलती हैं, दुकानें बनती हैं, स्कूल बनते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़, आपने जिम वगैरह का भी जिक्र किया, तो वो उस तरफ बात नहीं की जाती। हमेशा बात की जाती है इन पे टफनेस कर लें, इनको मार लें, इनकी हम बाजू में रोड़ लें, इनको जेल में डाल लें। जराइम पेशा तबकात, यानी ऐसे पूरे ग्रोह हैं, ऐसे पूरे पिंड हैं, ऐसी पूरी बस्तियाँ, ये जराइम पेशा करार दी जाते हैं। ये सर वो पुलिसिंग का एटीट्यूड वो बरतानवी ताज वाला नहीं है कि फ़लाने गांव जो है वो बरतानवी ताज के गद्दार हैं और फ़लानी बस्तियाँ जो हैं वो हमारे साथी हैं, और वो बराबर का शहरी और इंडिविजुअल के तौर पे कब ट्रीट करेगी पुलिस हमें कि यार ये एक बंदा है, ये मुजरिम है या मुलजिम है, बेहतर है इसके लिए कि रिहैब कर लिया जाए, इसको जुवेनाइल सेंटर से गुजारा जाए। अभी तो जैसे आपने खुद फरमाया कि जेल जाने का मतलब है कि आप हार्डन क्रिमिनल पैदा करेंगे। तो आपने अगर रिहेबिलिटेशन बनाने हैं या अगर हुकूमत चाहती है तो उसके लिए फंड्स भी करोड़ों रुपए दरकार है। इसके लिए मैं वही बात करूँगा, ना सिर्फ रिहेबिलिटेशन आप किस किस शहर में बनाएंगे? 36 ज़िला हैं आपके, कितने सेंटर बनाएंगे? इतना बड़ा लाहौर शहर है, यहाँ पे कितने सेंटर बनाएंगे आप? कम से कम 4 तो बनाएंगे जी, शायद पिंडे पे भी कम से कम 4 बनाएंगे जी, गुजरांवाले सियालकोट पे भी कम से कम 4 बनाएंगे, जो बड़े शहर हैं, जो कैपिटल सिटी हैं, एक दो चल दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद उनकी तहसीलें हैं, तो इसके लिए बहुत सारा इनको वर्किंग दरकार है, इनके लिए उनको फंड दरकार है, स्टाफ दरकार है। बात यह है कि उनको रिहेबिलिटेशन करनी है तो किस चीज़ की करनी है? सवाल तो सही है। मेरे ख्याल में सबसे पहले इनको, अगर श्रीलंका में अगर 98% जो है वो आपका बच्चा जो है वो स्कूल जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप जब 98-99% बच्चों को स्कूल नहीं, वही है रिहेबिलिटेशन सेंटर, अभी तो बात चाहे की वो बात हो गवर्नमेंट रही के है। हैं अभी तो चाहे वो प्राइवेट है। जी सर। रिहेबिलिटेशन सेंटर वो हैं जब एक बच्चा नर्सरी से लेके मैट्रिक तक या ओ लेवल तक तालीम हासिल करता है, तो आप उसको वो है रिहेबिलिटेशन ही है ना, वो एजुकेशन ले रहा है। देखिए इंग्लिश इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि आपको इंग्लिश आ जाए, अगर ऐसी बात हो तो फिर अंग्रेजी को पढ़ते हैं। मुझे बताएं आप, माश के मौके पैदा करना, तालीम सबसे पहले ये है कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन दें। ये छोटा कल्चर, ये 5-5, 6-6 साल के बच्चे जो हैं, ये जो आप सड़कों पे नज़र आते हैं, जो वर्कशॉप पे, जो घरों में काम करते हैं, उनको स्कूलों में होना चाहिए ना। जब वो स्कूलों में होंगे तो ये स्कूल हैं आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर। सर एक पूरा किरदार है पुलिसिंग का मीडिया के साथ, जो इस बारी बहुत ज़्यादा नज़र आया CCD के पर्टिकुलर केस के अंदर, कि वो उन्होंने PR बड़ी अपनी केयरफुली मैनेज किया। आपके ख्याल में ये जब लॉन्ग टर्म में स्क्रूटनी होगी CCD की, हमेशा होती है, तो स्क्रूटनी के अंडर जो है ये केसेस जब मीडिया स्क्रूटनी के अंडर आते हैं तो वो उस तरह नहीं होते जिस तरह दिखते हैं। कल को आने वाले 1-2-3 सालों के अंदर क्या CCD की भी इस तरह स्क्रूटनाइज किया जाएगा कि जब मीडिया ट्रायल होगा, डायसेक्ट होंगे केसेस, इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी? नहीं, मेरा नहीं, देखिए अभी क्रिमिनल रिपोर्टिंग है अभी बाकी सर? मेरा ख्याल है एक तो क्राइम खत्म हो गया ना, तो क्रिमिनल रिपोर्टिंग तो खत्म हो क्राइम गई। रिपोर्टिंग भी खत्म ही हो गई है। ठीक सर, आप कब स्पोर्ट्स में आ रहे हैं सर? जी, मैं वही बता रहा हूँ कि जिस तरह आपका ये सवाल था ना CCD वाला, कि सिर्फ CCD का तो देखें ना, सारी फोर्सेस काम कर रही है, CTD बहुत बेहतर काम कर रही है। कल उन्होंने 12 दहशतगर्द पकड़े हैं, जी उनका सर। तो कमाल का उनकी वर्किंग है, जिस तरह वो ऑपरेशन करते हैं। CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है जी सर। पंजाब की जो है, जी सर। इनका तो वर्किंग ही बड़ी कमाल की है इनकी। और अब उसी लाइन पर CCD भी चल पड़ी है, ये भी क्राइम को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। और इनकी टीम जो है, ख़ास तौर पे उनकी मैं बात करूंगा कि लाहौर की जो टीम है वो इस वक्त बेस्ट टीम है, जिन्होंने क्राइम को डेंट डाला है। लाहौर में आप कहेंगे स्पेसिफिक? जी, कोई इसमें है कोई अफराद को मतलब देखिए उसमें सबसे अहम जो आपके जो है ना, उनमें DSPs में एक मोहम्मद अली भट्ट टॉप के DSP हैं, रईस खान हैं, फ़ारूक अमान है, राशिद अमीन भट्ट साहब हैं, और हुसैन हैदर। ये 4-5 वो लोग हैं जो इस वक्त टॉप के DSP हैं CCD के, जिन्होंने असल मानों में क्राइम में डेंट डाला है। अपना इनके ऊपर जो ज़ाहिर जो उनके बॉस है, उन्हीं की है सारी जो गाइडलाइन है। जी। सुहेल ज़फ़र चट्टा की है ना गाइडलाइन, उन्हीं की है ना, वो एडिशनल IG हैं।
वो तो एक आपको पता है एक दलेर अफसर है, मैंने आपको बताया, वो एक दहशतगर्द को पकड़ने के लिए चले गए थे, सुसाइड बॉम्बर था, बड़ा मशहूर वाक़या है, जी जी आप बता मोटरसाइकिल पर चले गए थे वो। तो वो उनकी जो नीचे जो टीम है ये तो बड़े टॉप के हैं, ये सारे 4-5 लोग जो हैं। मैंने सवाल पूछा था कि जो स्क्रूटनाइजेशन इनकी होनी है, क्राइम रिपोर्टिंग आप कह रहे हैं ख़त्म हो गई है, तो वैसे वर्ल्ड कप आ रहा है तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ आपने रुख इख्तियार करना है, या आपको लगता है क्राइम रिपोर्टिंग वापस आएगी? नहीं, हमने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म भी किया हुआ है, वो भी करेंगे ज़रा, जब PSL होगा हमने और आपने वहीं पे होना है जी सर। उन स्टेडियम में ही But हमने ड्यूटी करनी है। मेरा कहने का मतलब ये था, क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से कहने का मतलब ये था कि जिस तरह उन्होंने डेंट डाले ना 70% क्राइम को, जी जी वो क्राइम रिपोर्टिंग ख़त्म हो गई है। जिस तरह हमने कई दिनों से डकैती मर्डर रिपोर्ट ही नहीं किया, नहीं हमने कोई एक्सटॉर्शन का केस रिपोर्ट ही नहीं किया, किडनैपिंग फॉर रैंसम का हमने कोई केस रिपोर्ट ही नहीं किया, बाकी छोटे मोटे केस हम जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये था मेरा। तो रिपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि खबर आ नहीं दी, या रिपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे कि खबर देनी नहीं है? वाकया नहीं हो रहा, वाकया वाकया नहीं होगा तो वाकया देखिए, अगर कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम हुई है या एक्सटॉर्शन का कोई केस हुआ है तो उसको रोक कोई नहीं सकता, हम तक खबर तो पहुंच जानी है। बहुत जानी, और आप लोगों ने ब्रेक कर देनी है। जी बिल्कुल, जब वाकया नहीं होगा तो फिर हम रिपोर्ट क्या करेंगे? तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया सर, ये तो 70% ये बड़े वाकया जो है उन पर काबू पाया गया है। सर मामला तो फिर हल हो गया है, ये तो आप मतलब खुशाइन बात है। आप तो पहली बिल्कुल बार खुशाइन बात है। मैंने आपको छोटा सा मिसाल दी है कि मैं अब गाड़ी खड़ी करता हूँ तो मुझे ये फिक्र नहीं होता कि चोर गाड़ी ले जाएगा, बेशक सर। क्योंकि मुझे ये पता है कि थेफ्ट चोर जो थे या डिकोइट जो थे वो शहर छोड़ के भाग गए हैं इस खौफ से कि पकड़े गए मारे तो जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, मारे जाएंगे। सीधे मारे जाएंगे। यानी एट दिस पॉइंट कोई लगी लिपटी नहीं है, और हम प्रीटी मच ओपनली नहीं, बात कोई कर रहे बटरिंग हैं। बात को बटरिंग नहीं इसमें जो नजर आ रहा है, मैं तो वो मैंने नहीं वही बट बात की। मैं कह रहा हूँ कोई लगी लिपटी नहीं है कि इस सेंस में कि अब हम खुल के बात कर रहे हैं कि पुलिस आपको मार देगी। पुलिस मार देगी बिल्कुल, अगर आप मजामत करेंगे पुलिस पर, अगर गोली चलाएंगे, अगर आप गोली चलाएंगे तो उसका जवाब गोली है। सर अगर गोली ना भी चलाएं तब भी हो सकता है, मुमकिन है। जब पुलिस ऑपरेशन करने जाएगी तो ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है। हम ये मुबैना क्यों लिखते हैं, मुबैना मुकाबला क्यों लिखते हैं? बयान किया गया है, बताया गया है, जी बताया तो यही जाता है ना कि पुलिस मुकाबला हुआ है, तो जाहिर है जब पुलिस मुकाबला जब हुआ है, जब होगा तो हम लिखेंगे मुबैना मुकाबला। सर आने वाले दिनों में एट सम पॉइंट ये मामला शेकअप होएगा और ये छटेगा, ये पुलिस स्टेट वाला जो राज है कि हर तरफ सिक्योरिटी कैमरास हैं, वो सीसीटीवी फुटेजेस बन रही हैं हर चीज़ की। कहीं अगर आपकी मोबाइल की वीडियो बन के कहीं लग जाए और मैडम साहब मानुल्लाह साहब, हम इन लोगों हम इन चीज़ों के आदी नहीं है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दुबई जाएंगे, वहाँ पर भी आप इसी तरह वॉच हो रहे हैं। चाइना में 5 करोड़ कैमरे लगे हुए हैं। सर बिल्कुल मैं इसी बात पे आना चाहता था। क्या ये वहाँ पर अगर 10 लाख का मजमा है ना, जी सर, तो हर एक बंदे को एक कैमरा उसको वॉच कर रहा है। सर ये मैं ये सवाल था कि यूएई और चाइना को दो आप एग्जांपल्स ले लेते हैं। यूएई सिंगापुर नुमा है, छोटा सा जजीरा टापू टाइप है, उसमें छोटी छोटी राजधानियाँ हैं, ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं, मजदूरियाँ, कारोबार, एंजॉयमेंट के लिए वगैरह वगैरह। एक ये मिसाल ले लेते हैं और एक हम चाइना की ले लेते हैं। यूएई की तशबीह किसी एक सूबे से तो नहीं चलें, किसी एक बड़े शहर से बनाई जा सकती है, उसकी यही हैसियत है साइज़ के अतबार से। तो हम कह लेते हैं शहर लाहौर और चाइना की मिसाल पूरे पाकिस्तान से हम मैच कर लेते हैं। ठीक सर, यूएई जिस तरह पुलिस होता है, क्या वो एक आइडियल माशरत है कि अगर आप लाहौर में रहते हो और उसको हम यूएई की पुलिसिंग सिस्टम पे ले आएँ, आप इसको आइडियल मानेंगे एज ए क्राइम रिपोर्टर? बिल्कुल आइडियल मानूंगा उसको। इतनी सर्वेलेंस, हर आदमी की खबर है, हर वहाँ पर आदमी हो रहा है। देखिए व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं, कॉल सुन सर रहे देखिए हैं। वहाँ पे मैं पिछले दिनों दुबई गया था, तो मेरी जो इमिग्रेशन थी, जी सर, उन्होंने मेरा कोई वो नहीं लिया था, कुछ भी नहीं, खुद ठीक है ना? होता क्या, उन्होंने मेरी आंखों से उन्होंने मुझे स्कैन कर लिया उन्होंने। हमारे पास तो हम लगे हुए हैं अंगूठे यानी पकड़ना, आपके अंगूठे। यानी हमें आपने अगला ये कर जी आप दोबारा लगाए, दोबारा आपने एक बात बता दी वो बहुत यहाँ आगे पे कि टेक्नोलॉजी आपका में। पक्का पक्का वीजा लगा हुआ है, क्योंकि आंखों का स्कैन जो है वो रेजिडेंसी या पक्के वाले गोल्डन वीजे पे होता है। जी यानी मुश्किल वक्त आए तो जनाब दुबई भी जा सकते हैं। नहीं, मैं अमेरिका भी जा सकता हूँ अच्छा माशाल्लाह, अच्छा जी, ये मैं किसी भी शहर में जा सकता हूँ। और ये आपके पास कोई पाकिस्तान का स्पेशल वाला पासपोर्ट है या आप जो मर्जी समझ लें। दूसरी तरफ अगर हम जाएं सर, चाइना की पाकिस्तान से तशबीह, और आजकल ये बात भी होती है कि पाकिस्तान में चाइना मॉडल होना चाहिए, चाइना में सर्वेलेंस है, चाइना में क्रेडिट स्कोर है, कोई आदमी कचरा फेंके तो उसका स्कोर कम हो जाएगा, तो उसकी बस का टिकट महंगा हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, तो वैसे हो जाएगा। क्या ये एक आइडियल माशरत है? आपने जिक्र किया कि अगर मुश्किल वक्त है तो मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ, अमेरिका भी जा सकता हूँ,
जबली तौर पे आपने अमेरिका का नाम लिया, आपने चीन का नाम नहीं लिया, हालांकि हमारी दोस्ती जो है वो लोहे से तकड़ी है और पहाड़ों मैंने से नाम ऊंची इसलिए है कि मेरा और चाइना का वीज़ा नहीं लगा हुआ, मेरा अमेरिका का वादियों से वीज़ा लगा हुआ है। गहरी है और मैं शहर से 20-25 मीठी साल है। से जा रहा हूँ अमेरिका, जा रहा हूँ। तो ये क्या बात है कि सर हस्ब मामूल बतौर पाकिस्तानी हम मगरबी माशरत को आइडलाइज करते हैं, मशरकी माशरत को आइडलाइज नहीं करते। आप भी पसंद करेंगे, ये नहीं कि अमेरिका में और यूरोप में सर्वेलेंस नहीं है, वहाँ पर भी है, लेकिन शायद कम पैमाने पे, इतने वसी, इतने ज़्यादा धड़ल्ले से जिस तरह आप ईस्ट में बयान कर रहे हैं जो यूएई में आपको मिलेगी। यानी गिवन दी ऑप्शन कि आप दुबई में रहना चाहें मैं या आपको एक छोटा वाशिंगटन सा में रहना चाहें। वाकया बताऊँ। जी सर। मैं 2006 में जब यूएनओ के बिल्डिंग में पहली दफ़ा गया ना, न्यूयॉर्क वाली बड़े वाले हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, जी जी सर। आपने बात बड़ी गौर से सुननी है मेरी, जी सर। नाज़रीन भी सुनने। तो मैं जब उनके स्कैनर से गुजरा ना, पहले उन्होंने सबसे पहले मेरी उन्होंने घड़ी वगैरह उन्होंने साइड पे रख ली थी। आपको पता है वो बास्केट में रख लेते हैं मोबाइल, जी सर। घड़ी, इवन बेल्ट। तो जब मैं उनके स्कैनर से गुजरा ना, तो स्कैनर से एक बीप निकली। मुझे उसने सिक्योरिटी वाले ने कहा जी आप दोबारा आएँ। फिर मैंने अपनी पॉकेट चेक की, मेरे पास कुछ सिक्के थे, कॉइन्स, मैंने वो निकाल लिए। जब मैं दोबारा गुजरा तो एक दफ़ा फिर बीप हुई। वो भी परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गया। उन्होंने कहा जी आप दोबारा आए। जब मैं दोबारा आया तो हुआ क्या कि मेरी पैंट का जो बटन था ना वो स्टील का था, मेटल। वो प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक। अब ये देखें ना कि जिस मुल्क में इस हद तक सिक्योरिटी सिस्टम हो वहाँ पे क्राइम तो होता है, लेकिन इस किस्म का क्राइम तीन होता है ना जो यहाँ पे होता है। मुझे बताएं, यहाँ पे हमारे पास ऐसे मेटल डिटेक्टर हैं क्या? हमारे पास ऐसे वॉक थ्रू गेट हैं? यहाँ पे कई मिसालें हैं, वॉक थ्रू गेट से गुजरता है सुसाइड बॉम्बर, आगे जाकर फट जाता है। ये लाहौर में क्या हुआ था, उर्दू बाजार के बाहर जी। सुसाइड बॉम्बर, उसने वहाँ पे अटैक किया था, फिर दाता दरबार के 3 अटैक हो गए। सर आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है या रिसोर्सेज कंपोनेंट है यहाँ पे? मेरे भाई आप ये देखें ना कि वहाँ पर एंट्री, वहाँ पर दूसरे शहरों में वहाँ पर बड़े बड़े स्कैनर लगाए होते हैं उन्होंने, गाड़ी स्कैन हो रही है। आपके यहाँ पे आज तक आप ये नहीं, आपका हर वज़ीर दाखिला ये कहता है जी इस्लामाबाद की एंट्री पे हम बड़ा स्कैनर लगाएंगे। आज तक लगा? रहमान मलिक ने कितनी अच्छी वो उसने की थी, अपनी वजारत की थी उसने, आज तक मुझे बताया वो मर गया बेचारा, वो नहीं लगा सका वहाँ पे स्कैनर। इस्लामाबाद की एंट्री पे स्कैनर नहीं लग सका। पिछले दिनों वहाँ पे कचहरी में सुसाइड बॉम्बर ने धमाका किया है। जी सर। कहाँ से गुजर के है? वहीं से गुजर के गया है ना वो। जी सर। तो यहाँ पर आप अगर आपको ये वसाइल का मसला है सर। वसाइल का मसला है, बिल्कुल वसाइल का मसला है। हमारे यूएई के और चाइना के ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। मैंने आपको मिसाल दी है कि वहाँ पर रोड पर अगर 10 लाख बंदा चल रहा है तो हर एक बंदे को एक कैमरा वॉच कर रहा है। तो ये अच्छी बात है सर। बिल्कुल अच्छी बात है, क्यों नहीं होना चाहिए सर? क्रिमिनल को वॉच क्यों नहीं करना चाहिए सर लेकिन वो 10 लाख लोग तो क्रिमिनल नहीं है ना। वो नहीं है, लेकिन वॉच कर रहे हैं ना, उसमें कोई जेब तराश भी तो हो सकता है सर। तो कोई हरासमेंट भी तो खातून के साथ कर सकते हैं। वॉच करने वाले को कौन वॉच करता है सर? तो वॉच करेंगे तो उसको पकड़ेंगे ना आप। नहीं, जो वॉच कर रहा है, जो देख रहा है, उसको कौन देखता है सर? उनको कैमरे देख रहे हैं, वो बताते हैं किसको पकड़ना है, निशानदेही उनकी वो करते हैं। जो आपको कैमरे की आंख से देख रहा है, उस देखने वाले को कौन देख रहा है सर? उसने क्या किया है? वो बड़े को काम कर सकता है क्या सर? ये एनसीसीआई का जो पूरा वाकया बताया, देखने वाले ही खुद जुर्म में शामिल हो। ये यार ये एक बहुत बड़ी बड़ी लंबी बहस है अमानुल्लाह साहब। इसमें आपके जितने भी इदारे हैं उनमें तो अभी तो देखें क्या क्या होता है। अभी तो ये गलबन ये लाहौर के एनसीसीआई का स्कैंडल निकला है, उसके बाद ये पिंडी का निकला है। जी सर। उन्होंने को करोड़ों रुपए पे रिश्वत ली थी। सर तो ये अभी तो जो खुफिया एजेंसियां होती हैं, जो इस तरह के इदारे होते हैं सरकारी, उन पर दुनिया भर में ये इल्ज़ाम है कि वो खुद जुर्म पे या दहशतगर्दी पे कंट्रोल करते करते वो खुद इन कामों में पड़ जाते हैं। सारी नहीं हो सकती, नहीं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। देखें ना, ये अब एनसीसीआई वालों को किसने पकड़ा है? एमआई ने पकड़ा है, उन्होंने आईएसआई वालों ने पता पकड़ा नहीं है ना सर, उनको। कोई बड़ा भाई था कह रहे थे, तो उन्होंने पकड़ा है ना, एमआई वाले जो देखे ना, उन्होंने पकड़ा है ना। चलें। उन्हीं के पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि इन्होंने इस तरह डक्की भाई से पैसे तो लिए। सर अगर खुदा ना खास्ता कोई खराबी हो तो एमआई वालों को कौन पकड़ेगा? अगर खुदा ना खास्ता कोई खराबी हो तो एमआई वालों को कौन पकड़ेगा सर? उनका अपने इदारे पकड़ता होगा ना। इंटरनल बाहर मैकेनिज्म सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमारी आर्मी में है। इंटरनल मैकेनिज्म। बिल्कुल सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हमारी फोर्स सर जो ये है ना। सिविल इदारों में इंटरनल मैकेनिज्म क्यों नहीं है? यानी अगर ये एनसीसीआई ने कहा किया था तो एनसीसीआई का कोई इंटरनल मैकेनिज्म नहीं था? बिल्कुल होता है, जिसकी शिकायत होती है वो पकड़ा जाता है। ये जितने भी उसके डायरेक्टर हैं या नीचे जो डिप्टी डायरेक्टर बैठे होते हैं, अगर कोई एक देखे ना, कितने डायरेक्टर होंगे, डिप्टी डायरेक्टर होंगे, अगर उनमें एक चौधरी सरफराज वो करप्ट निकला है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि सारा स्टाफ ही करप्ट है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये हस्ब मामूल नहीं है, ये यूनिक केस था? यूनिक केस था ना, बड़े अरसे के बाद ये इसका इंकशाफ हुआ है। इंकशाफ तो बड़े अरसे के बाद हुआ, लेकिन केस आप
तो कह सकते हैं शायद यूनिक नहीं है, ये हस्ब मामूल है सब। हस्ब मामूल है। देखिए ये यहाँ पर इल्ज़ामात लगते रहते हैं, यहाँ पर ऐसे लोग पकड़े जाते रहते हैं, तो उसके बाद वो बाहर रिहा होकर भी आ जाते हैं, उनकी नौकरियाँ फिर लग भी जाती हैं। मुझे ये बताइए, पुलिस में जब कोई किसी को डिसमिस किया जाता है जी सर। या सस्पेंड किया जाता है, जी सर। कोई दोबारा नहीं आता वो? आते हैं सर। फिर सर जड़ से पुलिस आप, में कितनी अकाउंटेबिलिटी है? सर जड़ से कहाँ से? आर्मी में कितनी अकाउंटेबिलिटी है? आर्मी में पता क्या आपका रूल है? यहाँ पर तो चलो फिर भी अपील का हक है ना, आर्मी में अपील का हक नहीं है। वहाँ पे एक दफ़ा जब सस्पेंड किया तो गया, डिसमिस किया तो गया। पुलिस में तो आप 6-6 10 दफ़ा मुअत्तल हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, आप नौकरी से बर्खास्त हो जाते हैं, फिर सर्विसेज ट्रिब्यूनल में आप जाते हैं, आप बहाल हो गए जाते हैं। आर्मी में ये काम नहीं है। वहाँ पे जो एक दफ़ा हुआ वो गया। वहाँ पे सबसे सख्त अकाउंटेबिलिटी हमारी पाक आर्मी में है। सर वही कोई इंटरनल मैकेनिज्म हम बाकी सिविल इदारों में अप्लाई कर लें? तो कर लें आप, ये आप पुलिस में ये प्रैक्टिस करें ना। 3-3.5 लाख की फोर्स है, करें आप, कम है को 1.5 लाख रह जाएगी। फिर आप फोर्स कहाँ से लेके आएंगे? नए लोग भर्ती कर लें सर। तो यही काम करते रहना है। आप उनको क्यों ना ठीक करें? बात तो सही है सर। आप उनका सैलरी स्ट्रक्चर को क्यों ना बेहतर करें? शायद आप उनकी ड्यूटीज को क्यों ना बेहतर करें? एक कांस्टेबल जो थाने के गेट पे सुबह 8 बजे खड़ा हुआ है, वो रात को 8-10 बजे तक वहां पे खड़ा रहेगा। क्यों? थाने की हमारे क्यों नहीं 2 शिफ्टें हो सकती? होनी चाहिए। क्यों नहीं 2 SHO लग सकते? होनी चाहिए। आप एक SHO से 24-24 घंटे काम लेते हैं। काम तो एक थानेदार लगा हुआ है, सुबह सर उठता वो है आपने वो, कभी मोबाइल कैंटीन का खाना देखा है वो पुलिस का? सर वो उसको उसकी वो बात की बात वो है। खौफ देखिए जाता बात ये है मानुल्लाह साहब, एक थानेदार, उसको एक नशई की अगर लाश मिली है तो कोई आपने इदारा बनाया हुआ है जो उस नशई की लाश को कब्र तक ले जाने तक उसका खर्चा कौन करेगा? नहीं, मुझे शर्मा ये अब तो शायद ईदी वाले करते हैं, वरना मैं आपको बात बताता हूँ 2000 तक 2001 तक मैं खुद, मैं 90 से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ सर। थानेदार अपनी जेब से कफन भी लाता था, जी बिल्कुल सर। उसकी कब्र का बंदोबस्त भी करता था। ठीक है जी, जनाजा अपनी भी जेब पढ़ा से करता था वो। एक प्रैक्टिस होती थी ना कि जी थानेदार ने ये लाश उठा के दूसरी थाने के दूध में कर दी। वो क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे खर्चे से बचा जाए, जान छुड़ाई जाए, जान छुड़ाई जाए। ये तो आपका हाल है। अभी इन्वेस्टिगेशन में आपका कोई जो केस है, अगर आपने मुलजमान को दूसरे शहर में पकड़ने के लिए जाना है, तो क्या आपको इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पैसे मिल रहे हैं? नहीं। वो आप पैसे खुद देंगे। अगर आप मुद्दई हैं तो आप अपनी गाड़ी कराएंगे। तो बड़ी कमी है इसमें भाई। बतौर क्राइम रिपोर्टर आपका माशाल्लाह 30 साल का तजर्बा है ऑलमोस्ट। लुबे लुबाब में आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, मैंने भी सवाल पूछे, बातें इधर उधर गई। आप भी उसको एडमिट करते हैं कि साइक्लिकल प्रॉब्लम है, साइकिल में चलनी है। मुजरिम मुलजिम मारे जाएंगे, थमेगा माहौल, फिर उभर के आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का, इस पुलिसिंग के मसले का? आपने इंटरनल करप्शन की भी बात कर ली। सिस्टम को ठीक करें। क्या वो ऐसी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सबसे पहले ठीक चीज़ा करें। चीज़ा क्या चीज़ें हैं जो वो ठीक होने वाली सबसे पहले क्रिमिनल जस्टिस ठीक करें, अदालतों को मजबूत बनाएं। जब अदालतों को देखिए, अगर जैनब केस में 60 दिन के अंदर मुलजिम पकड़े जाने से लेके उस फांसी की तख्ते तक जा सकता है ना, तो फिर हर केस का फैसला जल्दी क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। यही मेरा जवाब है। सबसे बेहतर यह है कि आप अपनी अदालतों को मजबूत बनाएं, अदालतों का सिस्टम ठीक करें, चालान सही जमा करवाएं, मुलजिमों को सही सज़ाएँ कराएं। जब सही सज़ाएँ होंगी तो जाहिर है फिर कोई क्राइम नहीं करेगा। जब मुलजिम अंदर रहेंगे तो फिर वो जब बाहर नहीं आएंगे तो फिर क्राइम कैसे होगा? जब वो बाहर आते हैं, जो भी है, जिस तरह भी आप सिस्टम जल्दी इसको करें ना। आप एक अपील है, वो देखें ना, जो मोटरवे रेप केस था, उनको सजा हो गए 2-2.5 साल हो गए, अभी तक वो जेल में है। सजाए मौत हुई है उनको, ज़ाहिर जाफर का केस, सजाए मौत हुई है उनको, सजाए मौत हुई है। वो अपील में गए हुए हैं। अपील क्यों नहीं जल्दी लगाई जा रही? यही सिस्टम है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यही है। जब तक उनको फांसी होगी, जिस खतून के साथ रेप हुआ था उसको सब्र आ गया होगा, या जिसका कोई कत्ल हुआ था उसको सब्र आ गया होगा। भूल भाल जाता है इंसान आगे। जी सर। अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सबसे पहले इसको ठीक करना सर, जो कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में कि इस जस्टिस होगी और स्पीडी होगी, वो कॉन्फिडेंस जो उठ गया हुआ है इदारों के ऊपर से, वो पुलिस पे भी अप्लाई करता है, जुडिशरी भी अप्लाई करता है, उसको विन बैक करने के लिए आप कह रहे हैं कि स्पीडी जस्टिस दी जाए, फ़ौरन दी जाए। ज़ाहिर जाफर का केस है और ये मोटरवे रेप केस मशहूर हैं, ये 2-2.5 साल से लटके में हैं, सजाए मौत सुनाई गई है। क्या चीज़ है जो रोकती है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को? मानुल्लाह साहब, आप क्या बताऊं मैं अब आपको? ये बात जो मैं कहूँगा ना फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी।
लिहाजा मैं दोबारा यही बात करूंगा, जब आपके कैमरे बंद हो गए मैं इसका आपको जवाब दे दूंगा क्या चीज़ है कि जो नहीं होनी चाहिए। जी सर। बात यह है कि अदालतें होती हैं इंसाफ के लिए, अदालतों को इंसाफ देना चाहिए। आज जो अदालतें हैं ना वहाँ पर इंसाफ नहीं है। 27वीं अमेंडमेंट खुशाइन आप मानेंगे? अगर उसमें आम आदमी के लिए कोई बेहतरी है तो अच्छी बात है। नहीं, सरकार तो कह रही है आम आदमी को तो गर्जी से कोई नहीं है, ये तो हमने जो ऊपर लेवल फिर आप ये आपको सवाल ही नहीं करना बनता ये। फिर सवाल नहीं बनता, माजरत चाहता हूं। अगर 27वीं तरमीम के लिए तमाम मुझे कोई audience को फ़ायदा खिताब। है, अगर उसमें मेरे लिए कोई फ़ायदा तो अच्छी बात है, और नहीं है तो ठीक है। नहीं है तो फिर वो जाहिर जिन्होंने अपने लिए बनाई है उन्होंने अपने लिए बनाई है, वो की है। सर बहुत शुक्रिया, बड़ा टाइम लिया आपका, बड़े अजीब अजीब सवाल पूछे आपसे, लेकिन आपने हर मौके पे ऐसा स्पिन की है बात को कि कहीं आपको वो तय दिल वाला जवाब देना ना पड़ जाए। वो सारे कैमरे के बाद आपसे लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया आने का। आपका भी बहुत शुक्रिया बुलाने का, बल्कि आप जब बुलाएंगे मैं दोबारा इंशाल्लाह हाजिर हूँ। इंशाल्लाह सर, देखिए अगली बार इंशाल्लाह जो है वो थोड़ा खुल के बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम।